सो नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं कंटिंजेंसी और सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप। अब ये बात तो आपको पता चल गई होगी कि लीडरशिप जो है अलग अलग फोर्सेस के कारण अफेक्ट किया जाता है। अलग अलग फोर्सेस जो है आपस में इंटरेक्ट करते हैं और उसके हिसाब से लीडरशिप की जाती है। तो जॉर्ज टेरी ने एक इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ लीडरशिप तैयार किया है और वो क्या है, वो कहना चाह रहा है कि लीडरशिप जो है 4 मेन वेरिएबल्स के ऊपर डिपेंड करती है। 4 मेन वेरिएबल्स को साथ में रख के चलना पड़ता है और उसके हिसाब से लीडरशिप को किया जाता है। सबसे पहला है लीडर। भाई लीडरशिप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीडर कैसा है, लीडर के खुद के पर्सनल वैल्यूज़ कैसे है, उसके परसेप्शन कैसे है, यानी चीज़ों को देखने का नज़रिया कैसा है, उसका खुद का बिहेवियर कैसा है, वो कितना कॉन्फिडेंट रख पाता है अपने सबऑर्डिनेट के ऊपर, वो कितना पावर शेयर करना चाहता है। अगर वो ऐसा बंदा है जो पावर शेयर ही नहीं करना चाहता है तो आपको पता है वो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करेगा। और अगर वो ऐसा पर्सन है जो पावर शेयरिंग में बिलीव करता है तो वो डेमोक्रेटिक या फिर फ्री लीडरशिप पे डिपेंड करेगा। या फिर ये देखा जाए कि लीडरशिप की उसके अंदर क्वालिटीज़ क्या क्या है, या लीडर का खुद का अवेयरनेस कैसा है, वो खुद के बारे में कितना समझता है, उसको भी इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसी भी लीडरशिप में। सेकेंड आता है फॉलोअर्स। भाई फॉलोअर्स किस टाइप के हैं, अब आपको पता है कि फॉलोअर्स यदि इंटरेस्ट लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, प्रॉब्लम सॉल्व करने में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, उनकी नॉलेज अच्छी होगी, स्किल्स अच्छी होगी, एक्सपीरियंस अच्छा होगा, या फिर उन लोग कितना फ्रीडम चाहते हैं काम करते वक्त, ये सारी चीज़ों पर भी आपकी लीडरशिप डिपेंड करती है। अब ऐसे सबऑर्डिनेट जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो आप उसके ऊपर अथॉरिटी डेलीकेट कर सकते हो, उसके ऊपर जिम्मेदारी दे सकते हो। ऐसे सबऑर्डिनेट है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने ही नहीं चाहते, वो चाह रहे कि भैया सारे काम जो है लीडर खुद ही कर ले, सारी जिम्मेदारी वो खुद ही उठा रहे, तो फिर ऐसे में कोई भी लीडर अथॉरिटी कैसे डेलीगेट करेगा, तो उस समय वहाँ पे वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल को फॉलो करता है। तो जैसी सिचुएशन रहेगी, जैसा हमारा फॉलोअर्स रहेगा, जैसा सबऑर्डिनेट का नॉलेज रहेगा, उसके हिसाब से भी लीडरशिप अफेक्ट होती है। तीसरी होती है ऑर्गेनाइजेशन। अब ये तो आप जानती हो, जिस टाइप का नेचर और जिस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है आपका, वो इफेक्ट करता है लीडरशिप को। अब टेक्नोलॉजी ड्रिवन अगर आपका कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है तो टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, वहाँ पे टास्क जो रहते हैं वो स्ट्रक्चर्ड रहते हैं, यानी मोस्ट ऑफ द डिसीजन वहाँ पे सेंट्रलाइज रहेगा। वहाँ पे डिसीजन कौन लेगा, वहाँ पे डिसीजन हमारे लीडर ही लेंगे। तो ऐसे में वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मेजर डिसीजन क्या है, सेंट्रलाइज्ड है। वहीं पे अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंस देखने को मिलती है आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट के बीच, तो वहाँ पे आपको फ्रीडम ऑफ वर्क थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, तो वहाँ पे अलग टाइप की लीडरशिप स्टाइल फॉलो करनी पड़ेगी। तो एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग कैसे है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की लीडरशिप वहाँ पे फॉलो करनी चाहिए। एंड फाइनली है इन्वायरमेंट, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। आपको पता है लीडरशिप को साथ साथ लेके चलना पड़ता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंजेस आते हैं तो लीडर को भी अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस बहुत तेज़ी से लाने पड़ते हैं। तो कैसा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी आपकी लीडरशिप बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सोशल वैल्यूज़ आ गया, यानी कि वहाँ के लोगों की वैल्यूज़ क्या है। जैसे कि आप देखते होंगे कि दिवाली के समय ग्रीटिंग कार्ड्स, फटाके, कपड़े, इनकी सेल्स बढ़ जाती है। तो अगर आप उस टाइप के प्रोडक्ट में डील कर रहे हो तो आप क्या करोगे, आप वहाँ पे लीडरशिप निभाओगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए और अपनी प्रोडक्शन को हाई करने की कोशिश करोगे। उस टाइम पे आप देखो जनरली कंपनियां बहुत ज़्यादा सेल भी देती है, बहुत ज़्यादा ऑफर देती है, डिस्काउंट देती है, क्योंकि उनको पता है कि इस समय इंडिया के लोग, सिर्फ इंडिया की बात कर रहा हूँ, अगर इंडिया में आप बिजनेस कर रहे हो तो इंडिया के लोग दिवाली में काफ़ी खर्चा करना पसंद करते हैं, काफ़ी कमाते भी हैं तो खर्चेंगे भी। तो इन लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, टीम बनाते हैं, इन लोग प्लानिंग करते हैं, लीडर लोग सब सोचते हैं कि किस टाइप का अपने को लीडरशिप करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताकि प्रोडक्शन कितना हो। और हम अपने एम्प्लॉयज़ को इन लोग कई बार आप देखो बोनस देते हैं दिवाली के टाइम में, क्योंकि इंडियन एम्प्लॉयज़ को अगर आपने दिवाली में बोनस नहीं दिया तो इन लोग थोड़े से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि सबसे मेन फेस्टिवल है इंडियंस का। तो जिस कंट्री में आप काम कर रहे हो वहाँ की सोशल वैल्यूज़ कैसी है, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी है, ये भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आता है। तो पॉलिटिशियंस या फिर पॉलिटिकल कंडीशन या फिर पॉलिसीज़ जो है गवर्नमेंट की, क्या वो सपोर्ट कर रही है बिजनेस को कि नहीं कर रही। सपोर्ट करती है तो आप अपना प्रोडक्शन हाई कर देते हो, अगर सपोर्ट नहीं करती तो आप अपना प्रोडक्शन जनरली लो रखते हो। वो भी डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है। तो चाहे पॉलिटिकल कंडीशन हो, इकोनॉमिक कंडीशन हो, सोशल वैल्यूज हो, ये कुछ एग्जाम्पल है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के। तो इन्वायरमेंट के ऊपर भी आपकी लीडरशिप किस टाइप की होनी चाहिए वो डिपेंड करती है। तो ये अपन ने पढ़ लिया कंप्लीट टॉपिक, इसको सिचुएशनल अप्रोच टू लीडरशिप कहते हैं। अब यही सारे पॉइंट्स में बार बार नीचे वाले टॉपिक्स में रिपीट भी होंगे, बट अपने को यहीं पे एकदम क्लियरिटी समझ में आ गया और यही बात आगे फिर से आएगी तो मैं फिर से आपको और एक्सप्लेन
करूँगा, लेकिन अपन कंप्लीट एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे चुके हैं। तो बढ़ते हैं अपन अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर। सो स्टार्ट करते हैं अपन नया टॉपिक, डेट इज़ लीडरशिप इफेक्टिवनेस। अब ये सारे पॉइंट्स अपन ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, बट आपकी बुक में सेपरेटली ये टॉपिक दिया हुआ है तो इसको अपन फिर से डिस्कस कर देते हैं। तो आपको तो ये पता होगा कि रोल ऑफ लीडरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, यानी कि कैसा मैनेजर लीडरशिप करता है, कैसे वो सबऑर्डिनेट से अपने सारे काम करवाता है प्रॉपर मैनर में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के सेट ऑफ गोल्स को अचीव किया जा सके। अब आपके लीडर का इफेक्टिव होना, मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन आराम से सर्वाइव कर पाए और सक्सेस भी पा पाए। सो लीडरशिप को इफेक्टिव बनाने के लिए 3 मेजर व्यूज़ जो है वो देखे गए हैं। पहला व्यू क्या है? पहला व्यू है पर्सनल क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। क्या पर्सनल क्वालिटीज़ है उस लीडर की, क्योंकि आपको पता है कि लीडरशिप जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र करती है। आप जो है 2 पर्सन को सेम लेवल का मैनेजर बना दोगे, सेम लेवल की स्टडीज़ भी सिखा दोगे, उसके बाद भी लीडरशिप करने का स्टाइल दोनों का डिफरेंट ही होगा। तो लीडर की खुद की पर्सनल क्वालिटीज़ कैसी है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है अगर आपको लीडरशिप इफ़ेक्टिव करनी है तो। सेकेंड व्यू है कि लीडरशिप इफ़ेक्टिव बनाना है तो लीडर खुद क्या करता है और कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और इस व्यू को जो है अपन बिहेवियरल अप्रोच भी बोलते हैं, यानी लीडर का खुद का बिहेवियर कैसा है, वो क्या क्या एक्शन लेता है। और यहाँ एक्शन यानी कि 2 डायमेंशंस को ध्यान दिया जाएगा, बिहेवियर यानी 2 डायमेंशन को ध्यान दिया जाएगा कि वो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेशन कितना है, यानी कितना हाई प्रोडक्शन चाहता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और साथ में ही कितना एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन ओरिएंटेशन है, यानी कि कितना एम्प्लॉय को खुश रखना चाहता है, जो कि अपन ऑलरेडी पहले जो पढ़े हैं स्टाइल ऑफ लीडरशिप उसमें इन चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है कि 2 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एंड कंसर्न फॉर पीपल। तो कितना कंसर्न है इसका प्रोडक्शन के लिए और लोगों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, यही आता है बिहेवियर अप्रोच के अंदर। एंड थर्ड व्यू क्या है? थर्ड व्यू बोलता है कि 3 वेरिएबल का एटलीस्ट ध्यान रखना पड़ेगा। पहला लीडर खुद, दूसरा उसके फॉलोअर्स कैसे, एंड तीसरा सिचुएशन कैसी है। आपको पता है सिचुएशन के अनुसार लीडर को अपने रोल भी चेंज करते रहने चाहिए। जिस हिसाब से सिचुएशन आएगी उस हिसाब से आपको आपके लीडर को रिएक्ट करना चाहिए। एक ही लीडरशिप स्टाइल को स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, सिचुएशन के हिसाब से आपको चेंज करते रहना चाहिए। इसी को अपन सिचुएशनल या फिर कंटिंजेंसी अप्रोच भी कहते हैं लीडरशिप में। अब इन तीनों व्यूज़ को डिस्कस करने के बाद हमने कुछ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन किया है। वो क्या ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपको लीडरशिप इफेक्टिव करनी है तो वो डिपेंड करेगी सबसे पहले बेसिक क्वालिटीज़ क्या है आपके लीडर की, उसके ऊपर। सेकंड, कोई भी आइडियल लीडरशिप स्टाइल नहीं होती है। हर सिचुएशन में आपको जैसी सिचुएशन डिमांड कर रही है उसके हिसाब से आपको लीडरशिप स्टाइल अप्रोच जो है अपनाना पड़ता है। कई बार ऑथोरिटेटिव, कई बार डेमोक्रेटिक, कई बार फ्री रेन स्टाइल को अपनाना पड़ता है। यानी सिचुएशन के अनुसार आपको जो है लीडरशिप स्टाइल चुनना पड़ेगा, तभी जो है आपकी लीडरशिप जो है अच्छी तगड़ी इफेक्टिव हो पाएगी। इसके अलावा टास्क की कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या क्या है और आपके सबऑर्डिनेट के स्किल्स क्या है, एटीट्यूड क्या है आपके फॉलोवर्स का, आपका रिलेशन कैसा है अपने लीडर के साथ और लीडर का रिलेशन कैसा है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, और कितना पावर अपने हाथ में रखना चाहता है लीडर, इन सारी चीज़ों पे भी डिपेंड करेगी कितना लीडरशिप इफेक्टिव हो सकती है। इन्हें अपन सिचुएशनल फैक्टर्स के अंदर देख सकते हैं। तो घुमा फिरा के लीडरशिप के ऊपर अपन इतना ज़्यादा पढ़ चुके हैं, वही बात बस रिपीट हो रही है अलग अलग एंगल से। अभी अगला टॉपिक भी आएगा तो भी इसी टाइप का आने वाला है। अगला टॉपिक देखो क्या है, मेजर्स फॉर डेवलपिंग लीडरशिप एबिलिटी ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स के अंदर लीडरशिप एबिलिटी को कैसे डेवलप किया जाए। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर टॉपिक हमारे बुक में आ रहे हैं। तो ये अच्छी भी बात है क्योंकि हम लोग कंटिन्यूस रिवीजन भी करते जा रहे हैं और सेम चीज़ सुन सुन के हम लोग को वो चीज़ें याद भी होते जा रही, तो हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे एग्ज़ाम में। सो स्टार्ट कर देते हैं इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप एबिलिटी को कैसे डेवलप किया जाए। इसको अपन को पढ़ना है। देखो लीडरशिप एबिलिटी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर लीडरशिप क्वालिटीज़ अच्छी होगी तो ही सबऑर्डिनेट से आप अच्छी तरीके से काम करवा पाएंगे। इफेक्टिवली अगर आपको काम करवाना है अपने सबऑर्डिनेट से तो आपके अंदर बहुत तगड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ होनी ही चाहिए। और
आपको ये बात भी पता है कि लीडर जो है ज़रूरी नहीं है इनबॉर्न या जेनेटिक ही हो। क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि लीडरशिप एबिलिटीज़ या क्वालिटीज़ हर बार इनबॉर्न या जेनेटिक ही मिले। कोई माँ के पेट से सीधा लीडरशिप क्वालिटी सीख के नहीं आता है। कई बार जो है आपको अलग अलग मेथड्स या टेक्निक से लीडरशिप एबिलिटीज़ सिखाई जा सकती है। तो वही सारी मीन्स या टेक्निक जिससे आप लीडरशिप एबिलिटी सीख सकते हैं, उसको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला तरीका है लीडरशिप ट्रेनिंग। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रखे जाते हैं मैनेजर्स के लिए और उन्हें वहाँ पे एक्सपोज किया जाता है, उनकी क्वालिटीज़ को एक्सपोज किया जाता है कि वो मैनेजर कितना लीडरशिप स्टाइल अपनाया है, कितना लीडरशिप क्वालिटीज़ इसके अंदर है। वो सारी चीज़ों को परखा जाता है। अलग अलग सिचुएशंस जो है उन मैनेजर्स के सामने रखा जाएगा और उन सिचुएशंस में वो लोग कैसे अपनी प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, कैसे उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सोचते हैं, कैसे उन प्रॉब्लम को टैकल करते हैं, और इसी प्रकार से उनकी लीडरशिप स्टाइल को चेक किया जाता है। और इसी के साथ साथ उन्होंने लीडरशिप स्टाइल जो है वो सीखते भी रहते हैं। आपको पता है ना, जब आप इंसान प्रैक्टिकली कोई चीज़ करता रहता है तो ही वो सीखता भी रहता है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि उस मैनेजर के पास कितना एक्सपीरियंस है, कितना नॉलेज है, कैसा उसका एटीट्यूड है, कैसा उसका बिहेवियर है, कैसे वो रिएक्ट करता है, कैसे वो अपना फर्स्ट स्टेप लेता है, कैसे वो पूरी सिचुएशन का कमांड अपने हाथ में लेता है, कैसे वो लोगों को इंस्पायर करता है, कैसे वो लोगों को मोटिवेट करता है, कैसे उन प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, ये चेक किया जाता है। और साथ ही साथ ट्रेनिंग खत्म होते ही इमीडिएट फीडबैक दिया जाता है कि आपने लीडरशिप परफॉर्मेंस किस टाइप से की है, उसका तुरंत का तुरंत फीडबैक दे दिया जाता है कि आप इधर अच्छे थे, इधर बुरे थे, यहाँ पे आपके पास इतनी कमियां थी, इसको आप दूर करने की कोशिश करो। ऐसा ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। तो ये एक सबसे पहला तरीका है लीडरशिप एबिलिटीज़ को पैदा करने का या लीडरशिप एबिलिटी मैनेजर के अंदर ठुसवाने का। नेक्स्ट क्या है? इंटरनल ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपोजर। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, एक्चुअल में जो प्रॉब्लम चल रही है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसी क्रिटिकल सिचुएशन में उस मैनेजर को बोलो, बता भाई तू इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा। यानी कि उसको डायरेक्टली एक्सपोज कर देना सीधा क्रिटिकल सिचुएशन में जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑलरेडी चल रही है। टास्क ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन दे देना, कैसे कोऑर्डिनेशन करोगे, कैसे कंट्रोल करोगे, डायरेक्टली एक्चुअल सिचुएशन के अंदर मैनेजर को डाल दिया जाता है। या फिर लोगों की प्रॉब्लम, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम जा रही है तो जाओ लोगों की प्रॉब्लम सुनो, फिर उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर मान लेते हैं एम्प्लॉय का मोराल बड़ा डाउन है तो आप उसको कैसे इंप्रूव करते हो, कैसे उनके इंटरनल कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते हो, कैसे उनके अंदर सेंस ऑफ इन्वॉल्वमेंट लेके आते हो, कैसे एकजुटता लेके आते हो, टीम स्पिरिट लेके आते हो, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को उन्होंने अचीव करने में पूरी तरह मदद करे। यानी एक्चुअल में जो प्रॉब्लम चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वहीं जाके आपने मैनेजर को टिका दिया, ले भाई ये प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अब तू बता कैसे इसको सॉल्व करेगा, इसको सॉल्व करके दे। तो अगर वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो समझ जाओ कि बढ़िया से वो सीख रहा है और उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी भी तगड़ी है। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर लीडरशिप एबिलिटी आपने डेवलप करवाई, क्योंकि इंसान काम करते करते सीखता रहता है। नेक्स्ट तरीका है ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि पावर और काम को ख़त्म करने की जिम्मेवारी, आंसरेबिलिटी। आपके जिम्मे है वो काम, अगर कुछ भी गलत होगा तो उसके लिए आप ही आंसरेबल होगे, जवाबदेही, इसको अपन बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। अब आपको पता है कई बार लीडरशिप एबिलिटीज़ को शार्पन करने के लिए उसे देना पड़ता है बहुत सारा फ्रीडम। भाई तेरे को फ्रीडम दे दिया, लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रीडम दे दिया मैनेजर को कि जा तू अपने मेथड को अपना और प्रॉब्लम को, सिचुएशन को टैकल कर। देखते हैं कि तू कैसे अपने मेथड से इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मदद करता है। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट तेरे को पूरा का पूरा मिलेगा। तेरे को अथॉरिटी देंगे हम, डेट इज़ पावर देंगे, तेरे को ओहदा देंगे कंपनी में, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट भी तेरे को प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही साथ सब ऑर्डिनेट को अच्छा काम के लिए तू रिवॉर्ड भी दे सकता है, बुरे काम के लिए तेरे को पेनल्टी देने का अधिकार भी हम देते हैं। यानी हर चीज़ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके तहत आपको पावर भी दिया जाता है। देखते हैं कि आप कैसे इन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। यानी कि आपको सिर्फ सिचुएशन नहीं दी गई है, सिचुएशन के साथ साथ आपको पावर भी दी गई है, स्टेटस भी दिया गया है, जिम्मेदारी भी दी गई है और आपको कंप्लीट फ्रीडम दे दिया है कि आपको अपने हिसाब से जो है सबऑर्डिनेट से प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है, लीडरशिप एबिलिटी आपको अपनी शो करनी है। तो ये चीज़ भी बड़ी मदद करती है एक लीडरशिप एबिलिटीज़ ग्रो करने में किसी मैनेजर के अंदर।
ताकि कल को लीडर ऐसा नहीं बोल दे कि यार ये तो मेरे हिसाब से तो चले ही नहीं, मेरे हिसाब से होता तो मैं कैसे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम सॉल्व करके देता, देखते तुम लोग, लेकिन तुम लोग तो मेरे हिसाब से चले ही नहीं, मेरे को तो पावर ही नहीं मिली, तो मैं कैसे अपनी लीडरशिप एबिलिटी शो कर पाता। कई लोग ऐसा रोना रोते हैं, इसीलिए वो रोना नहीं रोए, इसके कारण सीधा पावर दे दो। नेक्स्ट तरीका है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इंटरेक्शन। अभी आपको पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम तो बातें करने से सॉल्व हो जाती है। यदि आप रेगुलर सबऑर्डिनेट से बातें करते रहो, उनके व्यू पॉइंट्स पूछते रहो, वो जो गलत कर रहे हो उनको वहाँ पे गाइड करते रहो, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते रहो, उनके लिए सपोर्टिव बनो, उनको डेवलप करने में मदद करो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। तो आप मैनेजर को अपॉर्चुनिटीज़ दे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सबऑर्डिनेट से कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करते रहे। जैसे आप इंटरेक्ट करते रहोगे तो आप उनकी प्रॉब्लम भी समझ पाओगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है? प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मैनेजर के पास टाइम की कमी रहती है, वो अपने कामों में इतना एक्सट्रीमली बिजी हो जाता है कि उसके पास बहुत कम समय रहता है कि वो सबऑर्डिनेट की बातें सुने, वो गलती कर रहे तो उनको गाइड करे, उनकी बातों को समझे, उनका व्यू पॉइंट को समझे, उनके लिए सपोर्टिव बने और उनको डेवलप करे। इसके लिए समय नहीं रहता है। तो आपको कोशिश करना है, कंपनी को कोशिश करना है कि मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट को टाइम टू टाइम समय देते रहे और उनसे बातचीत भी करते रहे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम तो इसी प्रकार से सॉल्व हो जाती है। तो ये पढ़े अपन ने कुछ 4 तरीके, ऐसे बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं लेकिन आपकी बुक में इतने ही है। ये कुछ तरीके हैं जिससे एक मैनेजर के अंदर लीडरशिप एबिलिटीज़ को डेवलप किया जा सकता है। सो अ ब्रांड न्यू कॉन्सेप्ट अपन स्टार्ट करने वाले, डेट इज़ मोटिवेशन। लीडरशिप हमने काफ़ी ज़्यादा पढ़ ली। ये चैप्टर 2 पार्ट में डिवाइड है, एक लीडरशिप, दूसरा मोटिवेशन। तो मोटिवेशन फाइनली अपन स्टार्ट कर रहे हैं। मोटिवेशन डिराइव हुआ है वर्ड मोटिव से। मोटिव का क्या मतलब होता है? अर्ज टू डू समथिंग। अर्ज का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कुछ करने की बहुत आग जिसको बोलते हैं, उसी को अपन बोलते हैं मोटिव। तो मोटिवेशन क्या बोल सकते हैं? मोटिवेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप लोगों को इंस्पायर करते हैं ताकि वो अपने डिजायर्ड कोर्स ऑफ एक्शन को करें। और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप मोटिवेशन का ये मतलब कह सकते हैं कि सब ऑर्डिनेट को इंस्पायर करना, एम्प्लॉयज़ को इंस्पायर करना ताकि वो एक्शन ले और कंपनी के गोल्स को अचीव करने में मदद करे। तो ये थोड़ा प्रोसेस पढ़ लेते हैं, ये मोटिवेशन का प्रोसेस होता कैसे। प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट होता है अवेयरनेस ऑफ नीड में। पहले आती है कोई ना कोई नीड, अवेयरनेस ऑफ नीड होती है। अब नीड को इंसान को सेटिस्फाई करना है, नहीं तो उसको मजा नहीं आता है। तो अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो टेंशन क्रिएट करती है। इस टेंशन को दूर करने के लिए वो कोई ना कोई एक्शन लेता है ताकि अपनी नीड को सेटिस्फाई करे। अगर एक्शन लेने से नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है और इंसान मोटिवेटेड फील करता है। और अगर एक्शन फेल हो जाता है तो फिर वो दूसरे एक्शन लेने की सोचता है, यानी दूसरे तरीके से अपनी नीड को सेटिस्फाई करने की सोचता है। अच्छा, एक खास बात यह भी है कि जब आपकी प्रेजेंट नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो ऑटोमेटिकली न्यू नीड अराइज हो जाती है और फिर ये प्रोसेस चलता ही रहता है। यानी एक नीड सेटिस्फाइड हुई, फिर दूसरी आ जाती है, दूसरी सेटिस्फाइड हुई, फिर तीसरी आ जाती है। ये ह्यूमन की टेंडेंसी है, ये ह्यूमन की साइकोलॉजी है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है वो दूसरी इच्छा करने लग जाता है। मोह माया में फंसा ही रहता है इंसान, ये तो आप भी समझते हो। इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस एग्जांपल ने कि पहले अवेयरनेस ऑफ नीड होती है, फिर सर्च फॉर एक्शन होता है, फिर नीड या तो सेटिस्फाइड हो जाती है या तो सेटिस्फाइड नहीं होती है। अगर सेटिस्फाइड हो जाती है तो नई नीड जो है वो क्रिएट हो जाती है, और अगर नहीं सेटिस्फाइड होता है तो फिर वो दूसरे एक्शन को लेता है ताकि अपनी नीड को सेटिस्फाई कर सके। अच्छा डायग्राम है इस चीज़ को समझाने के लिए। एक गहरा रिश्ता है नीड और इंसेंटिव्स के बीच में। इंसेंटिव्स उस मेजर को कहा जाता है, उस चीज़ को कहा जाता है जो लोगों को मोटिवेट करती है। मतलब अगर आपको लगे कि बदले में आपको कुछ मिलने वाला है तो आप ज़्यादा दिल से काम करते हो, ये बात तो आप भी जानते हो। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इंसेंटिव्स के पास एक मोटिवेशनल पावर रहती है जो आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सके। अब ये इंसेंटिव फाइनेंशियल भी हो सकते हैं और नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने एम्प्लॉय को बोला कि आपको 3 घंटे और एक्स्ट्रा काम करना है ऑर्गेनाइजेशन में आज की तारीख में, तो वो एक्स्ट्रा काम करने की सोचेगा। अगर आप उसको बोल दो कि यार देख 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करेगा ना तो तेरे को 3 घंटे के हिसाब से 3000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो हो गया मोटिवेट। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव। अब वो पागलों जैसे एकदम इच्छा से पूरे मन लगा के काम कर रहे हैं क्योंकि उसको पता है 3000 रुपए एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। मोटिवेटेड हो गया, जैसे ही सुना कि उसको एक्स्ट्रा पैसे मिलने वाले हैं तो मोटिवेशन आता है इंसेंटिव से, और इंसेंटिव जो है वो लोगों की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए मदद करता है। उसको 3000 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए थे क्योंकि उसकी कोई ना कोई नीड तो रही होगी जिसको सेटिस्फाई करने के लिए उसको पैसा चाहिए, पैसों से वो खुश हो गया। सर ये तो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव क्या होता है? मान लेते कोई इंप्लॉय रईसी है, अब 3000 रुपए उसको एक्स्ट्रा दूंगा ना तो वो काम करने वाला नहीं। वो बोला यार हम पैसों के भूखे बिल्कुल भी नहीं है, तू क्या हमें पैसों का दम दिखा रहा है, पैसों की गर्मी दिखा रहा है, हमको पैसे नहीं चाहिए थे। अब कैसे इसको मोटिवेट करे?
आपने जाना कि ये बंदा ऐसा है जिसको रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, जिसको तारीफ़ों की ज़रूरत है, जिसको रिकग्निशन की ज़रूरत है, तो आपने बोला भाई ये काम कर दो और इस प्रकार से काम करोगे तो हम आपको बेटर रिस्पेक्ट देंगे, 4 लोगों के सामने आपकी तारीफ़ करेंगे, रिकग्निशन प्रोवाइड करेंगे ताकि एम्प्लॉयज़ के सामने, बाकी एम्प्लॉयज़ के सामने आप चौड़े होकर घूम सको। हो सकता है ये चीज़ उसको जो है मोटिवेट करती हो। तो आपको देखना पड़ेगा, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि किस टाइप का इंसेंटिव इसको प्रोवाइड करे। वहाँ एक पर्सन को हम 3,000 रुपये दे के मोटिवेट कर दिए और वो अच्छे से काम कर रहा है, दूसरे को हम तारीफ़ करके, पैसा नहीं दिए बल्कि तारीफ़ करके उसको जो है हम मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर हमने उसको बोला कि इसी प्रकार अच्छे से काम करोगे तो तेरे को हम प्रमोशन दे देंगे। तो प्रमोशन की लालच में वो ज़्यादा काम कर रहा था, एक्स्ट्रा वर्क कर रहा था, वो भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर आता है। तो ये होता है रिलेशन बिटवीन द नीड एंड इंसेंटिव्स। तो आपने समझ गया, नीड को सेटिस्फाई करने के लिए पैसा चाहिए, या आपकी पैसों वाली नीड नहीं है, कुछ और चाहिए आपको, तो इंसेंटिव्स मदद करते हैं आपकी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। इसीलिए इंसेंटिव इंसान को मिलता है तो वो बहुत इजीली मोटिवेट हो जाता है। तो अभी इतनी सारी डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो मोटिवेशन में देखने को मिलती है। पहली बात यह है कि मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स ह्यूमन बीइंग के अंदर ही जनरेट होती है। हर ह्यूमन बीइंग के अंदर अपनी अपनी नीड से जो है जनरेट होती है, और ये नीड को सेटिस्फाई करने वाली फीलिंग जो है ये पर्सन टू पर्सन डिफर भी करती है और ये पर्सन टू पर्सन ही जन्म लेती है। तो आपकी फीलिंग्स आपसे कैसा काम करवाती है, कैसा आप बिहेवियर करते हो, इसको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। आपकी नीड, आपकी फीलिंग्स ही आपके बिहेवियर और आपकी एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। याद रखना, मैं जितना भी ठूस दूँ आपके अंदर मोटिवेशन, जब तक अंदर से वो आग नहीं आएगी तब तक आप काम नहीं कर पाओगे। तो बाहर से लोग इतना चिल्लाते क्यों है? वो चिल्लाते इसलिए ताकि आपके अंदर की आग को जगाया जाए, आपके अंदर की आग को जलाया जाए। याद रखना, कितना भी आपको मोटिवेट कर दूं, जब तक वो आग अंदर से नहीं आएगी तब तक पर्सन मोटिवेटेड फील नहीं करता है। यही कारण है कि इंसान यूट्यूब में वीडियो देखता रहता है मोटिवेशन के, वो आधी एक घंटा मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद डाउन पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल नीड नहीं समझ पाता है खुद की, कि मेरी एक्चुअल नीड क्या है और मेरे को क्यों काम करना चाहिए। जब तक आप अपने आप को अंदर से नहीं समझोगे, अपनी नीड को अंदर से नहीं समझोगे, तब तक आप एक्शन नहीं ले पाओगे अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। जिस दिन वो हो गया उस दिन भाई आप मोटिवेटेड हो जाओगे। मोटिवेशन या तो मिलता है तो टोटल मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। यानी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ कि मोटिवेशन पार्ट से मिल रहा है, अरे आधा मोटिवेशन आया है आधा आना बाकी है, ऐसा कभी भी नहीं होता है। या तो मोटिवेटेड इंसान होगा या तो नहीं होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी इंसान मोटिवेटेड नहीं हो सकता है पार्ट्स में। अब आप सोचो, अगर मैं किसी सबऑर्डिनेट को बोलूँ कि सुन यार, तू जो है तेरी नीड जो है मैं आधी सेटिस्फाई कर देता हूँ, तो तू क्या मोटिवेटेड हो जाएगा? भाई आधी नीड सेटिस्फाइड होगी तो वो मोटिवेटेड नहीं होगा। चल आधा तो हो जाना, आधा मोटिवेटेड हो जाना, आधा भी मोटिवेटेड नहीं होगा। यानी मोटिवेशन या तो टोटल होता है या तो नहीं होता है। पार्ट्स में मोटिवेटेड नहीं हो सकते हो आप कि यार मैं 50% मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मैं 70% मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ। भाई अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो। मोटिवेटेड फील करोगे तो 100% या तो नहीं करोगे, बीच का कोई रास्ता नहीं है उसमें। इट्स एवरीथिंग और नथिंग वाला हिसाब है उसके साथ। मोटिवेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। देखो, मोटिवेशन एक टाइम बाउंड प्रोसेस नहीं है, ये टच एंड गो अफेयर नहीं होता है, क्योंकि ह्यूमन नीड्स क्या है, इनफाइनाइट है। जैसे एक नीड सेटिस्फाइड होती है दूसरी क्रिएट हो जाती है। मैकग्रेगोर क्या कह के गए हैं, इसको आप गौर करना, मैन इज ए वांटिंग एनिमल, एज सुन एज वन ऑफ हिज नीड्स इज सेटिस्फाइड अनदर अपीयर्स इन इट्स प्लेस। यानी इंसान जो है वो नीड का भूखा है, जैसी एक नीड सेटिस्फाइड होती है उसकी दूसरी नीड जो है ऑटोमेटिकली जन्म ले लेती है, और ये प्रोसेस जो है अनएंडिंग चलता रहता है। तो आपको हर बार मोटिवेटेड फील करना पड़ता है अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। हर बार इंसान जो है वो कुछ ना कुछ नीड के पीछे भागता ही रहता है। सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड गिव फीलिंग्स ऑफ अनदर एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज, और इस प्रकार से कार्यक्रम चलता ही रहता है। मोह माया में इंसान फंसा ही रहता है, तो आपको भी पता है। जो साइकिल चला रहा है उसको बाइक चाहिए, जो बाइक चला रहा है उसको कार चाहिए, जो कार चला रहा है उसको बड़ी कार चाहिए, जो बड़ी कार चला रहा है उसको बंगला चाहिए, जो बंगले में रह रहा है उसको दूसरा बंगला चाहिए। कुछ ना कुछ इंसान के अंदर लालच बना ही रहता है, कोई भी जो है मन से सेटिस्फाइड नहीं है। अभी वो कुछ बाबा लोगों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि बाबा लोग जो है दुनिया त्याग के चले गए हैं और वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं क्योंकि उन लोग मोह माया त्याग दिए। ऐसे होते हैं मुश्किल से 1% लोग। यहाँ पे जब अपन बातें करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोगों की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन की साइकोलॉजी की अपन बातें करते हैं। तो ऐसा कह सकता हूँ मोटिवेशन जो है एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि आपकी नीड ही ऐसी है जो हर बार जन्म लेते जा रही है, और उस नीड को
वो लिए आपके एक्शन लेते हो, उस एक्शन को आप करने के बाद अगर नीड सेटिस्फाइड हो जाती है तो अगेन आप मोटिवेटेड फील करते हो, नहीं होती तो दूसरा एक्शन लेते हो और ये प्रोसेस जो है वो चलता ही रहता है। नेक्स्ट, मोटिवेशन कॉजेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। जब इंसान के अंदर नीड रहती है, नीड को फुलफिल करने के लिए वो कार्य करने लग जाता है, वो एक डायरेक्शन में काम करने लग जाता है, यानी उसका बिहेवियर है गोल डायरेक्टेड हो जाता है। वो अपनी एक्टिविटी से अपनी नीड और अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। तो आप देख रहे हैं कि मोटिवेशन के कारण उसका जो बिहेवियर है वो गोल डायरेक्टेड हो जाता है। वो हमेशा क्या करना चाहता है, अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है। आप देखेंगे जो भी पर्सन गोल को अचीव करना चाहता है वो एक्शन लेते रहता है और वो स्ट्रांगली पीछे पड़ा रहता है, लेकिन जैसे ही उसका मन इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, वो देखते हो कि उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो उसका धीरे धीरे इंटरेस्ट भी कम होते जाएगा और वो एक्टिविटी हो सकता है पूरी करे भी ना। तो मोटिवेशन क्या करता है, मोटिवेशन इंसान के अंदर एक ऐसा बिहेवियर को जन्म देता है जिससे आप जो है गोल ओरिएंटेड हो जाते हो। आपका एक्टिविटीज़ जो रहता है वो गोल को पाने की डायरेक्शन में चल पड़ता है। यही कारण है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर है अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखते हैं ताकि वो कंपनी के गोल्स को अचीव करते रहे। अब ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के गोल्स में लोगों की इतनी नहीं पड़ी रहती जितने खुद के गोल्स को अचीव करने में पड़ी रहती है। तो कंपनी उसके लिए आपको पैसा देती है ताकि आपको पैसा भी मिलते रहे, आप अपने गोल्स भी अचीव करते रहो और पैसा मिल रहा है ना, तो आप कंपनी के लिए एक डायरेक्शन में काम करो ताकि कंपनी के भी गोल्स को अचीव किया जा सके। अब मोटिवेशन मैंने कहा है या तो फाइनेंशियल हो सकता है या तो नॉन फाइनेंशियल हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपकी नीड कैसी है। आपकी नीड है पैसा, हमें पैसा चाहिए, हमारी नीड जो है वो तभी सेटिस्फाइड हो जाएगी जब हमको पैसा मिलेगा। तो फाइनेंशियल इंसेंटिव दे सकते हो, जैसे कि पे देना, सैलरी देना, बोनस देना, परक्यूसाइड्स यानी उपहार देना, अलाउंसेस देना। और आपकी नीड ही अलग है, आपको इज्जत की पड़ी हुई है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की पड़ी हुई है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स आपकी नीड को सेटिस्फाई कर सकते हैं। जैसे रिकग्निशन आपको मिल रही है, 4 लोगों के सामने आपकी तारीफ की जा रही है, आपको लायक समझ के कंपनी में रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, ओ हो इज्जत बढ़ गई भाई की। होता है ना, जब अपन क्या करते थे स्कूल में छोटे थे, तो अगर मैम जाती थी कहीं क्लास छोड़ के, तो एक पर्सन जो लायक लगता था स्टूडेंट उसको खड़े करती थी, बोलती तुम मेरे को लायक लग रहे हो, तुम्हें मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देके जा रही हूँ कि भाई तेरे को क्या है, पूरी क्लास को चुप करा के रखना है एकदम शांति से। और वो बच्चा भी एकदम सीरियसली करता है कि यार वो मैडम जो है मेरे को ही चुनी है, मेरे को रिस्पॉन्सिबल समझती है, इसीलिए वो पूरी मोटिवेशन के साथ काम करता है। बच्चे रहते हैं उस समय अक्ल नहीं रहती है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने से भी कई लोग जो है मोटिवेटेड फील करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हम बाकी इंप्लॉई से तो बेहतर है, तभी हमें क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है। या फिर कुछ डिसीजन मेकिंग लेना है, कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेना है, तो उनको बोलो आप अपनी राय दो, आप पार्टिसिपेट करो, ओ माय गॉड आपकी इज्जत और डबल हो गई। इस चीज़ से भी कई लोग मोटिवेटेड फील करते हैं। एंड फाइनली मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई भी यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है, ना कोई अप्रोच है आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि इंसानी दिमाग अलग अलग है, हर इंसान की नीड अलग है, तो उसको अलग अलग नीड के द्वारा अलग अलग टाइप के तरीके से मोटिवेट करना पड़ता है। जैसे कि अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखे थे अपन, कुछ लोग पैसों से मोटिवेट होते हैं, कुछ लोग इज्जत से मोटिवेट होते हैं। तो इंसान का दिमाग इतना डिफरेंट है, इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो मोटिवेशन देना कैसे ईजिली हो सकता है। तो मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ही है, ये मान के चलो। आप हर मैनेजर को एनालाइज करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस टाइप की नीड को सेटिस्फाई करना है आपके एम्प्लॉयज़ को, और उस हिसाब से वो उसको मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। ये बात को याद रखना। तो इसी के साथ सारी कैरेक्टरिस्टिक मोटिवेशन की ख़त्म होती है। आई होप आपको मोटिवेशन भी समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट अगर लगता है तो आप एक बार वीडियो को पॉज करके वापस रिवाइंड करके सुन लिया करो, तो उससे क्या और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है। सो स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, अगर एम्प्लॉयज़, आपके सबऑर्डिनेट, आपके मैनेजर इनफैक्ट सब मोटिवेटेड रहेंगे तो ज़्यादा एफिशिएंसी से काम कर पाएंगे, ज़्यादा इफेक्टिव और क्वालिटी वाला काम कर पाएंगे जो ऑर्गेनाइजेशन को काम आता है। एट लास्ट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकता है जब उसके एम्प्लॉयज़ जो है ज़्यादा मोटिवेटेड है। तो बस यही सारे एडवांटेजेस जो है वो अपन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है हायर एफिशिएंसी। अब कोई बंदा अगर ज़्यादा मोटिवेटेड है तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा,
उसकी विलिंगनेस ज़्यादा होगी काम को करने के लिए। देखो, स्किलफुल और टैलेंटेड हो सकते हैं बहुत सारे वर्कर, लेकिन ऐसा वर्कर जो स्किलफुल है, टैलेंटेड है, लेकिन उसको काम करने की इच्छा नहीं है, तो वो क्या एफिशिएंसी से काम कर पाएगा, क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको दिलवा पाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके एम्प्लॉयज़ जो है वो हाईली मोटिवेटेड रहे। हाईली मोटिवेटेड रहेंगे तो विलिंगनेस टू परफॉर्म जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, और वो अगर ज़्यादा रहेगा तो एफिशिएंसी भी उन्हें ज़्यादा अचीव कर पाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं इन कंपैरिजन विथ डीमोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। सेकेंड है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मोटिवेशन इंस्पायर करता है एम्प्लॉयज़ को कि वो अपना बेस्ट पॉसिबल यूज़ करे, यानी कि खुद के टैलेंट का, खुद की एबिलिटी का तो वो बेस्ट पॉसिबल यूज़ करेगा ही, साथ में जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उसका भी बेस्ट यूटिलाइजेशन करेगा। अब फैक्टर्स ऑफ यूटिलाइजेशन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पहले वाले चैप्टर में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का ढंग से इस्तेमाल तभी हो पाएगा जब आपके एम्प्लॉयज़ मोटिवेटेड फील कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम यूज़ करना है आपको फिजिकल रिसोर्सेज का, डेट इज़ रॉ मटेरियल का, मशीन्स का, एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का, यानी कि पैसों का। अगर इंसान फुल दिल से काम करेगा, होल हार्टेडली काम करेगा, तो अपनी एबिलिटीज़ और पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल कर पाएगा विथ मिनिमम वेस्टेज, यानी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी यहाँ पे कम होगा, डेट इज़ मिनिमम कॉस्ट में, मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएगा। थर्ड है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर वैसे तो मैंने बहुत बार समझा चुका है, पर फिर भी अगेन समझा देता हूँ। लेबर टर्नओवर यानी कितना तेज़ी से आपके एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के जा रहे हैं। अब एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के कब जाते हैं? जब उन्हें जॉब सेटिस्फेक्शन ना हो, जबकि हाईली मोटिवेटेड जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहता है, और जॉब सेटिस्फेक्शन ज़्यादा रहेगा तो वो लॉयल एंड कमिटेड भी ज़्यादा रहेंगे। एज अ रिजल्ट आप ये देखोगे कि लेबर छुट्टियाँ भी कम मारेंगे और काम छोड़ के भी कम जाएंगे। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा रहता है। जितने ज़्यादा पुराने एम्प्लॉयज़ रहेंगे उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा, और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा वो कंपनी को बेहतर समझेंगे और बेहतर परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बेटर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। देखो, लेबर प्रोडक्टिविटी हाई होगी तो उन लोग ज़्यादा काम करके ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करके देंगे तो वेजेस भी ऐसे एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा दिया जाएगा। यानी कि एम्प्लॉयज़ को पता है कि मैं ज़्यादा काम करूँगा तो ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ, और मैनेजर को भी पता है कि अगर मैं इसको ज़्यादा पैसे दूंगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करवा के ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवा सकता हूँ। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है इंडिविजुअल के इंटरेस्ट का और ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट का। तो हर कोई मेहनत से काम करेगा, ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, ज़्यादा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने में मदद करेगा, ऑर्गेनाइजेशन के ज़्यादा प्रॉफिट कमाने में मदद करेगा। तो हैंस मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में अनरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा और उनके बीच में रिलेशनशिप भी बेहतर हो जाएंगे। मैनेजर को पता है कि ज़्यादा काम तभी करेगा जब हम इसको इंसेंटिव देंगे, और दूसरी तरफ आपके वर्कर्स को भी पता है कि जितना ज़्यादा एफिशिएंटली और जितना ज़्यादा इफेक्टिवली और जितना ज़्यादा मैं काम करूँगा, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करके दूंगा, उतना ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमाएगा, तभी तो हमें सैलरी भी दे पाएगा। तो एक बेटर रिलेशनशिप भी इंटीग्रेट हो पाता है, एक बेटर रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है अगर एम्प्लॉयज़ आपके हाईली मोटिवेटेड है तो। देन फाइनल है ईजियर सिलेक्शन। ईजियर सिलेक्शन क्या होता है ये मैं बता रहा हूँ। देखो, एंटरप्राइज क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के फाइनेंशियल इंसेंटिव्स और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बोनस अच्छा दे रही है, रिवॉर्ड अच्छा दे रही है, अलाउंसेस अच्छा दे रही है, इज्जत अच्छी दे रही है, रिकग्निशन अच्छी दे रही है, स्टेटस अच्छी दे रही है, जॉब एनरिचमेंट है, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज़ है, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो रहती है उनका नाम, रेप्यूटेशन मार्केट में बढ़ जाता है। और एक बार किसी फर्म का रेप्यूटेशन हाई हो गया तो हर कोई ऐसी फर्म से जुड़ना जाएगा। तो कभी भी वैकेंसी होगी ऐसी फर्म में तो बहुत इजीली अट्रैक्ट कर देते हैं इन लोग कॉम्पिटेंट पर्सन को, क्योंकि इनका रेप्यूटेशन हाई है। और रेप्यूटेशन क्यों हाई है? क्योंकि इन लोग अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम फाइनेंशियल प्लस नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दोनों ही प्रदान करते रहते हैं, इसलिए इनकी रेप्यूटेशन हाई हो गई। हर कोई जानता है कि ये कंपनी जो है भर भर के पैसा देती है, भर भर के रिवॉर्ड देती है, भर भर के अलाउंसेस देती है और खुश रखती है अपने एम्प्लॉयज़ को, और ऐसी जगह हर कोई काम करना चाहता है। देन है फैसिलिटेट चेंज। अब आपको पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रहा है। यदि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेंजेस नहीं लाओगे तो आप पिछड़ जाओगे बाकी ऑर्गेनाइजेशन के मुकाबले में, अपने कॉम्पिटिटर के मुकाबले में पिछड़ जाओगे। लेकिन हाईली मोटिवेटेड पर्सन जो रहते हैं, एम्प्लॉयज जो रहते हैं, वो रेजिस्टेंट टू चेंज जो है वो कम दिखाते हैं, यानी कि इन लोग चेंज को तुरंत एक्सेप्ट करते हैं, इन लोग मना नहीं करते। वैसे ह्यूमन टेंडेंसी में बता दूं, हर इंसान जो रहता है एक बार कंफर्टेबल हो जाता है किसी काम को लेके
तो वो उसी काम को उसी प्रकार से करता रहता है, वो चेंज नहीं चाहता है। भले टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई हो, भले उसको पता चल गया हो कि दूसरी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते हैं, पर फिर भी इंसान तो इंसान है, वो चेंज करना नहीं चाहता है। बट मोटिवेटेड इंसानों में ये देखने को मिला है कि वो लोग नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, दैट्स वाई वो लोग नई नई चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडॉप्ट करते हुए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी चेंजेस कर पाते हैं, ड्यू टू विच ऑर्गेनाइजेशन भी एट लास्ट फ़ायदेमंद होती है, ऑर्गेनाइजेशन को भी हाई प्रॉफिट देखने को मिलता है। तो ये सारे थे इसके इम्पोर्टेंस जो अपन ने डिस्कस कर लिए हैं। नाउ अपन डिस्कशन स्टार्ट करेंगे थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की। अलग अलग थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन जो है प्रोवाइड की गई है, जिनमें से मैस्लो, हर्ट्ज़बर्ग एंड थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई जो है ये सबसे ज़्यादा फेमस है। एंड बाकी जितनी भी थ्योरी दी हुई है ये सिर्फ नाम दिए हुए हैं, आपकी बुक में इसका एक्सप्लेनेशन और डिटेल वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ है। आपके कोर्स में ये नीचे का 4 मॉडल तो है भी नहीं, तो अपने को 3 थ्योरी जो है पढ़नी है। मैस्लो ने मोटिवेशन से रिलेटेड जो थ्योरी दी है उसको पढ़ेंगे, हर्ट्ज़बर्ग ने जो 2 फैक्टर थ्योरी दी है उसको पढ़ेंगे, एंड थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई जो मैकग्रेगर ने दी है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तो ये मोटिवेशन की अलग अलग थ्योरीज है, आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैस्लो का मॉडल पढ़ते हैं। अब्राहम एच मैस्लो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। इस पर्सन ने जो है जनरल थ्योरी डेवलप की मोटिवेशन के ऊपर। इस थ्योरी को अपन नीड हायरार्की थ्योरी भी बोलते हैं। ये पूरी लाइन एमसीक्यू के लिए आप याद रखेंगे। इसकी थ्योरी के तहत क्या सारे फीचर्स हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे। सो अब्राहम मैस्लो ने ये नीड हायरार्की थ्योरी प्रोवाइड की थी। बहुत गजब थ्योरी इन्होंने प्रोवाइड की थी और ये डायग्राम उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी करता है, तो अपन डायरेक्ट डायग्राम में आ चुके हैं। इसके हिसाब से 5 कैटेगरी में इसने नीड को बांट दिया है, और जैसे ही पहली नीड सेटिस्फाइड होती है दूसरी क्रिएट हो जाती है, दूसरी सेटिस्फाइड होती है तीसरी क्रिएट हो जाती है, तीसरी सेटिस्फाइड होती है चौथी क्रिएट हो जाती है, चौथी सेटिस्फाइड होती है तो 5वीं क्रिएट हो जाती है। अब ह्यूमन बीइंग जो है उसको एक वांट एनिमल बोला गया है। वांट एनिमल मतलब सर ये हमेशा कुछ ना कुछ चाहता ही है। जैसे ही एक नीड सेटिस्फाइड होती है तो वो फिर दूसरी नीड सेटिस्फाई करने चला जाता है। अच्छा, जैसे ही पहली नीड सेटिस्फाइड होती है फिर दोबारा वही नीड इंसान को मोटिवेट नहीं करती, अब दूसरी नीड जो है वो इंसान को मोटिवेट करती है। तो ये भी दिक्कत है इंसानों के साथ। ऐसा मैस्लो ने कंप्लीट समझाया था, जो काफ़ी हद तक सच भी है। अब सबसे पहली नीड जो है वो है क्या है, साइकोलॉजिकल नीड कह सकते हैं अपन, यानी बेसिक नीड। इसे अपन बेसिक नीड कहेंगे हर इंसान की। भाई रोटी, कपड़ा, मकान, घर, ये तो सबको चाहिए ही चाहिए, ये आता है बेसिक नीड में। अब इस बेसिक नीड को कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो, आप उसको सैलरी प्रोवाइड करो, इतनी सैलरी प्रोवाइड करो कि वो अपने सारे खर्चे, अपनी परिवार के खर्चे उठा पाए। तो सबसे पहले तो ये नीड रहती है इंसान की। दूसरी नीड आती है, अब ऊपर की ओर जा रहा है इंसान, हायरार्की में देखो ऊपर की ओर जा रहा है। जैसे ही पहली नीड सेटिस्फाइड होती है दूसरे टाइप की नीड क्रिएट हो जाती है, जिसको बोलते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। भाई इंसान पैसा कमा रहा है, सैलरी कमा रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर आपका मैनेजर मूडी बहुत ज़्यादा है, अगर आपका मैनेजर ख़राब काम देख के तुरंत निकाल देता है, तो आपको हमेशा टेंशन बनी रहेगी कि यार मेरा जॉब ना चले जाए। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड यानी कि जॉब सिक्योरिटी आपके पास होनी ही चाहिए। जॉब सिक्योरिटी होने से आपको पता रहता है कि यार देख मेरे पास पैसे तो आते ही रहेंगे। तो ये सेकंड टाइप की नीड है इंसान की। इसके अलावा कोई भी डेंजर है इससे बचना, या फिर ऐसे इन्वायरमेंट में काम करना जो हेल्दी है। बताओ, अनहेल्दी इन्वायरमेंट में काम करोगे, अनहेल्दी ऑफिस में काम करोगे तो आपकी तबीयत ज़्यादा जल्दी ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। प्लस अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, अगर भेदभाव किया जा रहा है तो भी बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड जो रहती है इंसान की सेकेंड नीड होती है, ये फुलफिल की जा सकती है जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करके। थर्ड टाइप की नीड होती है वो है सोशल नीड। सोशल नीड क्या है, अभी आपको पता है इंसान क्या है, एक सोशल एनिमल भी है। सोशल एनिमल भी है। सोशल एनिमल मतलब इनको मज़ा आती है बातें करने में, गप्पे लड़ाने में, बॉस की बुराई करने में, दोस्ती यारी करने में। अब आप एक ऐसा ऑफिस इमेजिन कर लो जहाँ आपको पैसे तो अच्छे प्रोवाइड करता है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं है बात करने के लिए, कोई दोस्ती नहीं, कोई यारी नहीं, किसी से कुछ भी बात कर ही नहीं सकते, सिर्फ काम की बात करनी है तो करो, नहीं तो मत करो। तो ऐसे में वो ऑफिस कितना बोरिंग हो जाएगा। और देखो ऑफिस अगर बोरिंग हो गया तो आपका काम करने का मन नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी, जो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स को रिड्यूस कर लेगी।
तो फ्रेंडशिप होना, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना, आप टीम के एक पार्ट हो, आप अपनी कंपनी के एक पार्ट हो, ये फीलिंग होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। और ये कैसे आती है? जब आपको कलीग प्रोवाइड करे, जब ऑर्गेनाइजेशन टीम बनाती है। टीम क्यों बनाती है? टीम इसलिए बनाती है ताकि लोग आपस में इंटरेक्ट करें, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी करे, अपनी सोशल नीड को सेटिस्फाई भी करे, एक दूसरे को सपोर्ट भी करे। इससे क्या होता है? इससे लोगों की सोशल नीड सेटिस्फाइड होती है। अभी आपको ऐसे सुनने में लगता होगा नहीं यार सोशल नीड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आप अगर ऑफिस में काम करोगे और आपसे बात करने के पास कोई भी नहीं है तो मज़ा ही नहीं आएगा ऑफिस में काम करने में। देन नेक्स्ट है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड यानी कि आपकी इज्जत, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपका ओहदा, आपका स्टेटस, आप कितना रिकग्नाइज़ किए जा रहे हो। अच्छा काम करते हैं, लोग रिकग्नाइज़ करते हैं आपको, बॉस आपकी तारीफ़ें करता है 4 एम्प्लॉयज़ के सामने, तो आपकी एक पहचान बनती है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपकी पोजीशन अच्छी है, आप मैनेजर हो या असिस्टेंट मैनेजर हो, वो आपका स्टेटस है और वो स्टेटस आपको पहचान दिलाता है। आप बहुत सारे एम्प्लॉयज़ के सीनियर हो सकते हो, बहुत सारे के सबऑर्डिनेट भी हो सकते हो, लेकिन आपका स्टेटस, आपका रिकग्निशन, आपकी रिस्पेक्ट, आपका प्रेस होना, ये सारी चीज़ें आपको अच्छी लगती है, ये सारी चीज़ें आपको एस्टीम नीड को सेटिस्फाई करती है। तो जब भी अच्छा काम करे कोई भी एम्प्लॉय, तो ये मैनेजर का दायित्व होता है कि उसकी जो है प्रशंसा करे, 4 लोगों के सामने उसकी इज्जत बढ़ाए, प्रमोशन देने की सोचे, उसका स्टेटस हाई करने की सोचे। इससे उसकी एस्टीम नीड सेटिस्फाइड होती है। देन फाइनली आती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। अब देखो आपके पास पैसा है, सिक्योरिटी है, दोस्ती यारी है, इज्जत भी है, अब आपको किसकी ज़रूरत है? अब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड को सेटिस्फाई करने की ज़रूरत है, यानी कि आप क्या हो, अपनी पोटेंशियल का 100% इस्तेमाल करना। इस पोजीशन में आने के बाद इंसान क्या सोचता है कि यार मुझे चैलेंजिंग जॉब चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए अलग अलग टाइप की, प्रमोट कर दो मुझे, मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, मैं जो है ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग स्तर पे अब काम करना चाहता हूँ। अब आपको नए नए टाइप की चैलेंजेस, नए नए टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ जो है काम के लिए किक प्रोवाइड करते हैं। जनरली जब मैनेजर बहुत ज़्यादा सीनियर हो जाता है और अगर कंपनी जो है नया ब्रांच खोलती है तो उस मैनेजर को भेज देती है, जा भाई तू जा, नया ब्रांच तेरे ऊपर दे दिए हम, अब तेरे ऊपर है कि तू कितना उसको चला पाता है, कैसे वहाँ पे अपनी व्यवस्था बिठा पाता है, कैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम नई ब्रांच से भी तू रोशन कर सकता है। इस टाइप की किक की ज़रूरत रहती है। इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, यानी अपने फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना। और ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे कर सकती है? ये ऑर्गेनाइजेशन आपको नए नए चैलेंजेस, नए नए रिस्पॉन्सिबिलिटी को दे के कर सकती है। बहुत कम लोग होते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी सेटिस्फाई कर पाते हैं, बल्कि वहाँ तक पहुँच भी पाते हैं बहुत कम लोग। तो ये हायरार्कियल नीड थ्योरी जो है कंप्लीट प्रोवाइड की थी मैस्लो ने, और इसके हिसाब से पहले साइकोलॉजिकल नीड या बेसिक नीड होती है, फिर सेफ्टी नीड, फिर सोशल नीड, फिर एस्टीम नीड एंड फाइनली होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। और एक नीड सेटिस्फाइड होने के बाद इंसान दूसरी नीड में जाता है, ऐसा मैस्लो ने कहा था। तो ये है कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट अब्राहम मैस्लोस नीड हायरार्कियल थ्योरी। आओ एक बार जो इसने फीचर्स दिए थे अब रीड कर लेते हैं, अब समझ में भी आएंगे। ह्यूमन नीड्स जो है काफ़ी ज़्यादा है, वाइड रेंज ऑफ नीड्स है, प्लस कॉम्प्लेक्स नीड है और नीड इंटर रिलेटेड भी होती है। नीड जो है एक पर्टिकुलर हायरार्की में होती है। सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड, या इसको बेसिक नीड भी बोलते हैं अपन, और धीरे धीरे इंसान जो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड तक पहुंचता है। सेफ्टी नीड, सोशल नीड और एस्टीम नीड जो है वो बीच में आती है। मैस्लो के हिसाब से हायर लेवल नीड तब तक नहीं क्रिएट हो पाएगी जब तक नीचे वाली नीड पार्शियली सेटिस्फाइड हो जाए एटलीस्ट, तब तक आपकी न्यू नीड नहीं क्रिएट होती है। क्या मतलब? अगर फिजियोलॉजिकल नीड आपकी सेटिस्फाइड हो गई तो आपकी सेफ्टी नीड क्रिएट होगी, या फिर फिजियोलॉजिकल नीड आधी या आधी से ज़्यादा सेटिस्फाइड होगी तो भी सेफ्टी नीड जो है क्रिएट होगी। डायरेक्ट आप सेफ्टी नीड में नहीं पहुंचोगे, ऐसा इसका कहना था। हालांकि बाद में बहुत सारे प्रोफेसर ने इसको रॉन्ग भी प्रूफ किया है, बट मैस्लो के हिसाब से ऐसे ही था। तीसरी बात, मैन जो है एक वांटिंग एनिमल है, यानी कि जैसी एक नीड सेटिस्फाइड होती है दूसरी नीड जो है क्रिएट हो जाती है, और ये प्रोसेस उसके जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक चलता ही रहता है, अनटिल अनलेस वो बाबा बन गया और सारी चीज़ें उसने मोह माया त्याग दी।
एक नीड जैसी सेटिस्फाइड हो जाती है वो फिर इंसान को मोटिवेट नहीं कर पाती है, अब उसे नई नीड ही मोटिवेट कर सकती है। न्यू अनसेटिस्फाइड नीड ही उसे अब नए टाइप का मोटिवेशन प्रोवाइड कर सकती है, उसके बिहेवियर को वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। जो नीड सेटिस्फाइड हो गई अब उसको सेम नीड से और मोटिवेशन नहीं मिलेगा। नीड जो रहती है वो इंटरडिपेंडेंट रहती है, ओवरलैपिंग भी रहती है। न्यू हायर लेवल की नीड अचानक से पैदा हो जाएगी जैसे ही लोअर लेवल की नीड कंप्लीटली सेटिस्फाइड होती है तब। और ये पांचों नीड के बारे में यहाँ अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। अब मैस्लो की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ भी किया गया, हालांकि काफ़ी अच्छी थ्योरी प्रोवाइड की थी और काफ़ी लंबे समय तक इसका इस्तेमाल भी किया है। इनफैक्ट अभी भी ऑर्गेनाइजेशन इस नीड हायरार्की को फॉलो भी करती है और अभी भी स्टडी में मैस्लो की नीड को लिया जाता है। मैस्लो की जो थ्योरी है नीड की, उसको एक अच्छा बेसिस माना जाता है स्टडीज़ के लिए। लेकिन ऑब्वियसली कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म तो रहे ही थे, और वो क्या थे क्रिटिसिज्म? वो पहला ये है कि नीड जो रहता है सिर्फ वही लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता है, बल्कि कुछ और अदर फैक्टर भी हो सकते हैं, यानी लोगों की सोचने की कैसी ताकत है, लोगों की एक्सपेक्टेशन कैसा है, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है, ये सारी चीज़ भी लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। तो मैस्लो के हिसाब से सिर्फ नीड लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है, जबकि ऐसा सच नहीं है। दूसरा, इसने मोटिवेशन की थ्योरी को ज़्यादा ही सिंप्लीफाई कर दिया है। इतनी सिंप्लीफाइड थ्योरी भी नहीं रहती है, यानी इतना सिंप्लीफाइड भी मोटिवेशन नहीं रहता है। ह्यूमन बीइंग है, ये ह्यूमन बीइंग जो रहते हैं एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते हैं। ह्यूमन बीइंग जो है काफ़ी ज़्यादा अलग होते हैं, इनका ब्रेन अलग ही तरीके से काम करता है। हर ह्यूमन बीइंग जो है एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग है और ये अलग अलग सोच को सेटिस्फाइड नहीं कर पाती है, अपन ऐसा कह सकते हैं। या ये थ्योरी जो है यूनिवर्सली वैलिडेटेड नहीं है। मैस्लो की थ्योरी जो है वो काफ़ी स्मॉल सैंपल में अप्लाई की गई थी, यानी स्मॉल सैंपल कुछ लोगों में ये अप्लाई किया गया था, कुछ लोगों के जॉब्स को, एम्प्लॉयज़ को स्टडी किया गया था और उसके बाद मैस्लो ने अपनी ये थ्योरी बना दी थी। काफ़ी कम सैंपल था वो, मान लेते 100, 200, 300 लोगों के ऊपर इसने अप्लाई किया था ये चीज़ों को और उससे स्टडी करके इसने थ्योरी बनाई थी। ये सैंपल जो है इनफ नहीं है पूरे कंप्लीट वर्ल्ड के एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो ऐसे भी इसको क्रिटिसिज्म मिला है। और इस बात की भी कहीं पुख्ता एविडेंस नहीं मिला है कि जैसी एक नीड सेटिस्फाइड होती है वो फिर मोटिवेटिंग फैक्टर नहीं रहता है। मतलब सोचो, कोई पर्सन अगर सैलरी पा रहा है 50,000 रुपये की, अब अगले महीने भी ये 50,000 रुपये मिलेगा तो क्या ये मोटिवेटेड नहीं रहेगा? रहेगा। हर बार इसको 50,000 मिलेगा तो इसको मोटिवेशन मिलता रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक बार आपकी सैलरी वाली नीड सेटिस्फाइड हो गई उसके बाद आप डायरेक्ट सेकंड नीड में चले गए हो और पहली नीड आपको सेटिस्फाई कर ही नहीं रही है या फिर आपको मोटिवेट कर ही नहीं रही है। ऐसा होता है क्या? ऑब्वियसली नॉट, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपको सेम नीड बार बार सेटिस्फाइड होती है तो बार बार आप मोटिवेटेड फील करते हो। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है भाई कि आपकी नीड सेटिस्फाइड हो गई तो आप उसी चीज़ से दोबारा मोटिवेट नहीं हो सकते हो, दोबारा भी आप उसी से मोटिवेट हो सकते हो। तो ये सारे जो क्रिटिसिज्म है मैस्लो की थ्योरी को मिले थे। अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिटिसिज्म तभी भी ये थ्योरी जो है काफ़ी अच्छी, काफ़ी रेलेवेंट मानी जाती है। बहुत हद तक ये सही भी है, काफ़ी हद तक देखोगे तो आपको ये सच भी लगेगा। मैस्लो की थ्योरी में एक कॉमन सेंस ज़रूर था, वो लोगों को, वो मैनेजर को अपील ज़रूर कर पाया। मोटिवेशन की स्टडी के लिए एक कंप्लीट कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो इसने तैयार किया है वो काफ़ी ज़्यादा काम का रहा। प्लस इसकी थ्योरी ने इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल डिफरेंसेस जो रहते हैं ह्यूमन बिहेवियर में उसको एक्सप्लेन करने में भी मदद किया है। यानी लोगों का बिहेवियर खुद के लिए और लोगों का बिहेवियर एक दूसरे के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी काफ़ी अच्छी थ्योरी मानी जाती है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर, कैसे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर चेंज होता है अगर आप उसको मोटिवेट करते हो, उसकी नीड को सेटिस्फाई करते हो। अच्छा, इसने हायरार्की नीड जो दी थी उसमें एक बात ऑल्सो थी कि ज़रूरी नहीं है आपकी नीड हायरार्की में ही हो, ज़रूरी नहीं है कि आपकी नीड एक हायरार्की ही फॉलो करे, जो कि सच बात है। आज की तारीख में अगर आप सिंगर देखोगे, पेंटर्स देखोगे, हो सकता है उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट नीड जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड हो, यानी कि अपना फुल पोटेंशियल कैसे वो इस्तेमाल करे, कैसे उनको नई नई फील्ड में गाने का मौका मिले,
ये जो है ये नीड इनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट कर सकती है, ना कि नीचे वाली नीड। तो यहाँ तो आप रॉन्ग प्रूफ हो ही गए ना। आपने क्या बोला, पहले पहली नीड, फिर दूसरी नीड, फिर तीसरी नीड, फिर चौथी, फिर पांचवी नीड, ऐसे क्रिएट होती है, जबकि यहाँ पे हायरार्की फिक्स नहीं है। सिंगर पेंटर के लिए क्या है, सिंगर पेंटर या राइटर्स इतना डूब के काम करते हैं, इन लोग नए नए अपॉर्चुनिटीज़, नए नए पोटेंशियल को इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनको भी नहीं पता कि इन लोग किस हद तक जा सकते हैं। पेंटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, यहाँ पे आपको समुद्र में डूब के सोच के अपनी नई नई थ्योरीज, अपनी नई नई कहानियाँ बनाती रहती है। पेंटर्स भी नए नए टाइप से पेंटिंग करते रहते हैं। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड कि वो क्या है, उनमें कितना टैलेंट है, उनके अंदर कितनी स्किल्स है, कितना फुल पोटेंशियल उन्हें अपना इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा उनको जो है मोटिवेट करता है। हर बार उन लोग कुछ नया करना चाहते हैं, उन लोग अपने आप को अलग अलग तरीके से प्रूफ करना चाहते हैं। ये चीज़ उनको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करती है। तो हायरार्की में नीड हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, बहुत सारे लोगों के लिए ज़रूरी हो सकता है वैसे ही हो, लेकिन सबके लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पे भी ये थ्योरी जो है क्रिटिसाइज़ की जाती है, ये थ्योरी जो है रॉन्ग प्रूफ की जाती है। तो ओवरऑल अपन ने काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन कर दिया है अभी मैस्लो की थ्योरी की नीड थ्योरी पे, और अब जो है आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। कुल मिला के ये 5 कैटेगरीज में इन्होंने नीड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, और कैसे इस नीड को फुलफ़िल करते करते इंसान मोटिवेट होता है, कैसे इस नीड को फुलफ़िल करने के लिए उसका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है, ये चीज़ को अपन बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब स्टडी करने जाते हैं अपन हर्ट्ज़बर्ग्स मॉडल, यानी सेकंड थ्योरी मोटिवेशन की जो प्रोवाइड की गई थी। फ्रेडरिक हर्ट्ज़बर्ग और उसके एसोसिएट्स मिल के कंडक्ट करवाए थे इंटरव्यू कुछ 200 इंजीनियर्स और अकाउंटेंट का यूनाइटेड स्टेट्स में, और से पूछा गया था कि बताओ ऑफिस में काम करते वक्त आपको कौन सी चीज़ें जो है हैप्पी करती है और कौन सी चीज़ें आपको अनहैप्पी करती है। फिर उसका एनालिसिस किया गया, तो उससे पता चला कि फीलिंग ऑफ अनहैप्पीनेस या डिससेटिस्फेक्शन आती है ऐसी चीज़ों से जो जॉब से रिलेटेड नहीं है, बल्कि जॉब के एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, यानी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ इंसान काम कर रहा है। और जबकि फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन रिलेट करते हुए मिले जॉब से, यानी जॉब या उससे रिलेटेड चीज़ों से आपको हैप्पीनेस या सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, और जॉब जहाँ कर रहे हो वहाँ के इन्वायरमेंट के होने नहीं होने से आपको अनहैप्पीनेस या फिर डिससेटिस्फेक्शन देखने को मिलता है। तो ये चीज़ें एनालिसिस की गई थी हर्ट्ज़बर्ग मॉडल के द्वारा, और उसके द्वारा हर्ट्ज़बर्ग ने बताया कि मेंटेनेंस या फिर हाइजीन फैक्टर्स नेसेसरी है ताकि एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एम्प्लॉइज में मेंटेन किया जा सके। देखो कुछ मेंटेनेंस फैक्टर्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, जैसे कंपनी की पॉलिसीज कैसी है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कैसा है आपके अपने ही कलीग्स के साथ, आपके सुपरवाइजर के साथ रिलेशन कैसा है, आपका सबऑर्डिनेट से रिलेशन कैसा है, जॉब सिक्योरिटी कैसी है, वर्किंग कंडीशन कैसी है, वहाँ की सैलरी कैसी है, ये सारे होते हैं मेंटेनेंस फैक्टर्स। तो मेंटेनेंस फैक्टर्स अगर अच्छे हो तो इंसान जो है डिससेटिस्फाइड नहीं रहता है, और अगर नहीं हो तो डिससेटिस्फाइड है, ये बात कही गई है। तो हर्ट्ज़बर्गर ने कहा है कि मेंटेनेंस या फिर हाइजीन फैक्टर ज़रूरी है एक रीजनेबल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए एम्प्लॉय के लिए। ये डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन तो कुछ भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये अगर मौजूद ना हो, अगर ये एब्सेंट हो तो ये डिससेटिस्फाई जरूर करेंगे। दैट्स वाई इन फैक्टर्स को हम डिससेटिस्फायर्स भी कहते हैं। ये इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ जॉब तो नहीं रहता है, बल्कि ऐसी कंडीशंस है जो जॉब से रिलेटेड है, इसीलिए इनको इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी कहा जाता है। दैट इज ऐसा फैक्टर्स जो इंट्रिंसिक पार्ट नहीं है बल्कि एक्सट्रिंसिक पार्ट है जॉब का। तो मेंटेनेंस फैक्टर्स आपको समझ में आया, ये होगा तो ऐसे कुछ खास फीलिंग नहीं आती, लेकिन ये ना हो तो इंसान डिससेटिस्फाई ज़रूर हो जाएगा, इसलिए इसको डिससेटिस्फायर भी बोलते हैं। एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखना। तो ये हुआ एक टाइप का मेंटेनेंस फैक्टर्स। कहा था ना मैंने कि हर्ट्ज़बर्ग ने जो है वो इंटरव्यू कंडक्ट किया गया था, और उसको पता चला कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स या फिर ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पे जॉब कर रहे हो आप, वो अगर हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो डिससेटिस्फेक्शन आ जाता है। और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो जॉब से रिलेटेड होते हैं, और अगर वो मौजूद है तो इंसान सेटिस्फाई फील करता है, उसके नहीं होने से इंसान डिससेटिस्फाइड नहीं रहता है, लेकिन हाँ अगर मौजूद है तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करता है। ऐसे फैक्टर्स को अपन मोटिवेटिंग फैक्टर्स बोलते हैं, यानी अदर फैक्टर्स जो हम दूसरे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं उसे अपन कहते हैं मोटिवेटिंग फैक्टर। इसी को इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ जॉब भी कहा जाता है।
मेंटेनेंस फैक्टर्स को एक्सट्रिंसिक पार्ट बोलते हैं, जबकि मोटिवेटिंग फैक्टर को आप इंट्रिंसिक पार्ट बोलोगे। नीचे लिखा हुआ है वो बात अपन देखेंगे। तो अचीवमेंट, रिकग्निशन, यानी कि आप अच्छा काम कर रहे हो तो एम्प्लॉइज़ में आपको रिकग्निशन किया जा रहा है, आपके जॉब को एडवांस किया जा रहा है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है ग्रोथ की, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है और आपको अच्छे अच्छे काम दिए जा रहे हैं। ये सारे फैक्टर्स अगर जॉब में मौजूद है तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाइड हो सकता है, और अगर नहीं मौजूद है तो कोई टेंशन नहीं है। तो ये लिखा हुआ है। अदर हैंड में मोटिवेशन फैक्टर है जिसको इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ जॉब बोलते हैं, ये भी एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखना। अगर मोटिवेटिंग फैक्टर्स को बढ़ाया जाए तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी एम्प्लॉइज़ की इंक्रीज होगी और उसकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी, लेकिन इन फैक्टर्स को अगर कम किया जाए तो उससे डिससेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला है। तो इस बात को समझो, मेंटेनेंस फैक्टर्स है तो ठीक है, नहीं है तो इंसान डिससेटिस्फाइड हो जाता है। नाउ इधर मोटिवेटिंग फैक्टर्स है तो इंसान सेटिस्फाइड है, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई बात नहीं। समझ में आया आप दोनों को रीड कैसे करना है? तो मेंटेनेंस फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स मैंने आपको रीड करने सिखा चुके हैं, इसी प्रकार से आपको रीड करना है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, मेंटेनेंस फैक्टर्स है तो कोई बात नहीं है तो इंसान डिससेटिस्फाइड हो जाएगा, और मोटिवेटिंग फैक्टर है तो सेटिस्फेक्शन है, और नहीं है तो कोई बात नहीं। यानी इसके होने से सेटिस्फेक्शन होता है, नहीं होने से कुछ भी नहीं होता है। इसके होने से कुछ भी नहीं होता है, नहीं होने से डिससेटिस्फेक्शन होता है। समझ में आया? अभी तक लोग समझते थे सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन जो है अपोजिट एंड में रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं हर्ट्जबर्ग की थ्योरी के मुताबिक। दैट्स वाई इस थ्योरी को अपन यूनी डायमेंशनल भी बोलते हैं, और ये थ्योरी ने बताया है कि सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन का डायरेक्शन सेम ही है। एंड पर्सन टू पर्सन इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी पे भी डिफर करता है कि वो एक मोटिवेशन सीकर है या फिर वो मेंटेनेंस सीकर है। एक ऐसा पर्सन जो मोटिवेशन सीकर है उसको सिर्फ क्वालिटी ऑफ वर्क से, नेचर ऑफ टास्क से ही मतलब रहता है, अगर उसको पुअर इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी दिया जाए तो वो आराम से टॉलरेट कर देता है। जबकि ऑन द अदर हैंड अपन देखें, जो मेंटेनेंस सीकर होते हैं, जिनको मेंटेनेंस ही मोटिवेट करते हैं, मेंटेनेंस चाहिए ही चाहिए सबसे पहले, तो नेचर और इन्वायरमेंट इनको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते हैं और अफेक्ट भी करते हैं, और अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं हो तो भले ये मोटिवेशनल फैक्टर्स की अपॉर्चुनिटीज़ गंवाने को भी रेडी हो जाते हैं। यानी कि अगर इन लोग डिससेटिस्फाइड है मेंटेनेंस फैक्टर से, तो फिर इन लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे अपने काम के प्रति, या फिर कौन से क्वालिटी ऑफ वर्क इनको प्रोवाइड किया जा रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं रहेगा। सो पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है कि इंसान क्या देखना चाह रहा है, क्या उसको चाहिए, क्या वो मोटिवेशन सीकर है या फिर मेंटेनेंस सीकर है। मोटिवेशन सीकर है तो उसको सिर्फ टास्क से मतलब होगा, पूरे इन्वायरमेंट फैक्टर्स भी उसको चल जाएंगे। मेंटेनेंस सीकर होगा तो उसको इन्वायरमेंट फैक्टर्स पहले अच्छे चाहिए, हेल्दी चाहिए। अगर वो हेल्दी नहीं मिलेंगे तो भले उसको क्वालिटी ऑफ वर्क भी दिया जा रहा है तो भी वो खास इंटरेस्ट नहीं लेगा। काफ़ी यूनिक थ्योरी इसने प्रोवाइड की है हर्ट्जबर्ग ने, और आपको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक दो बार आप इसको सुन लेना तो बेहतर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। वैसे अपन जैसे जैसे मॉडल में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपकी क्लियरिटी भी बढ़ते ही जाएगी। हर्ट्जबर्ग थ्योरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट की लोगों को, और मैनेजर का अटेंशन भी इसको बहुत ज़्यादा मिला। हर्ट्जबर्ग थ्योरी के अनुसार एक जो कंक्लूजन तगड़ा वाला इसने दिया था वो ये था कि आप सिर्फ वेजेस को बढ़ा दे या वर्किंग कंडीशंस को बढ़ा दे तो इकलौते इससे काम नहीं चलेगा। हर्ट्जबर्ग ने बताया कि जॉब किस टाइप का है, जॉब इटसेल्फ ही मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। जितना ज़्यादा तगड़ा जॉब होगा उतना ज़्यादा लोग जॉब सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। यानी की टू जॉब सेटिस्फेक्शन या हायर परफॉर्मेंस रिलाय करता है कंप्लीटली जॉब एनरिचमेंट में। अगर जॉब एनरिचमेंट है, यानी कि ऐसा काम कर रहे हो जिसमें ग्रोथ ऑलवेज मौजूद है, इंसान को नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही है, तो ऑटोमेटिकली इंसान जो है मोटिवेटेड फील करेगा। ये एकदम नए टाइप की बात जो है हर्ट्जबर्ग ने बताई थी। हर्ट्जबर्ग की थ्योरी ने बेसिक अंडरस्टैंडिंग बिठाने में मदद की थी कि ऐसे ह्यूमन बिहेवियर रहता है, क्या उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वो मैनेजर को काफ़ी अच्छे से समझ में आई थी। और साथ ही मैनेजर को समझ में आया कि क्या स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए मैनेजर को इंसान को, एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए और हायर परफॉर्मेंस को देने के लिए, यानी कि कैसे अपने एम्प्लॉय से हायर परफॉर्मेंस निकलवाई जाए। और जैसे कि मैंने बताया, ट्रेडिशनली पहले जॉब सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को अपोजिट एंड में देखा जाता था ऑफ ए सिंगल कंटिन्यूम यानी सीरीज कह सकते हैं। तो एक सीरीज के दो अलग अलग अपोजिट पार्ट माने जाते थे, जबकि ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, सेटिस्फेक्शन या डिससेटिस्फेक्शन दोनों यूनी डायरेक्शन है, यानी कि दोनों का डायरेक्शन एक ही साइड का है। यूनी डायमेंशनल अपन ऊपर पढ़े थे, वो बात भी आप एमसीक्यू पर्पस के लिए याद रखना।
तो सेटिस्फेक्शन एंड डिससेटिस्फेक्शन इंडिपेंडेंट है लेकिन अपोजिट एंड में नहीं है, इस बात को भी इसने बताया था और इसको काफ़ी अच्छे डायग्राम से इसने एक्सप्लेन भी किया था। ये मोटिवेटिंग फैक्टर्स है, ये हाइजीन फैक्टर्स है, ये सेटिस्फेक्शन, ये डिससेटिस्फेक्शन। इसने कहा कि दोनों एक क्या है, यूनी डायमेंशनल है। सो अब स्टार्ट करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द थ्योरी। भाई हर्ट्जबर्ग थ्योरी को भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म मिला और वो क्रिटिसिज्म क्या था एक एक करके अपन डिस्कस करते हैं। ये थ्योरी सबसे पहले 200 अकाउंटेंट और इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके इंटरव्यू को लेके बनाई गई थी। तो आपको नहीं लगता ये बहुत ही ज़्यादा छोटा सैंपल है? अब ये पूरे यूनिवर्स को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकता है। देयरफॉर अपन ऐसा कह सकते हैं ये थ्योरी जो है यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा छोटा सैंपल लिया गया था। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म हर्ट्जबर्ग थ्योरी को देखने को मिला है कि आपने पूरी थ्योरी बना दी, वो भी सिर्फ 200 एम्प्लॉय का इंटरव्यू लेके। तो ये बात तो कंप्लीटली जमी नहीं। इतने से लोग, इतना छोटा सा सैंपल पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट नहीं करते। अब मैं आपको बता दूं, स्टैटिस्टिक्स में यूनिवर्स का मतलब होता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडी, जिसकी अपन स्टडी कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे पूरा यूनिवर्स का मतलब है पूरे वर्ल्ड के एम्प्लॉयज़ को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं प्रॉपर वे में। दूसरा क्रिटिसिज्म जो थोड़ा लॉजिकल है वो ये है कि जब लोग सेटिस्फाइड रहते हैं तो अपनी कामयाबी जो है, अपनी फीलिंग्स जो है वो खुद को ठहराते हैं, उनके हार्डवर्क को ठहराते हैं, उनकी जॉब एनरिचमेंट को ठहराते हैं। और जब लोग फेल हो जाते हैं या डिससेटिस्फाइड रहते हैं तो अपने फेलियर को वो आउटसाइड फोर्सेस के मत्थे पे छोड़ देते हैं। और ऐसा भी कई बार होता है कि जब लोग इंटरव्यू देते हैं तो सामने वाला जो सुनना चाहता है, यानी जो इंटरव्यू ले रहा है वो जो सुनना चाहता है वही वो सब बोल देते हैं, रेदर देन वो जो एक्चुअली फील कर रहे हैं। यानी जो एम्प्लॉय थे वो खुद जो फील कर रहे थे वो कई बार नहीं बोलता है, जो इंटरव्यूअर सुनना चाहता है वही सेम बोल डाले। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि जो इंटरव्यू मेथड जो हर्ट्जबर्ग ने अपनाया था ये बायस था, पक्षपात इसमें देखने को मिली। ये अप्रोच जो है हाईली सब्जेक्टिव है, यानी पर्सन टू पर्सन डिफर करती है। दस अपन ऐसा कह सकते हैं कि इस थ्योरी की वैलिडिटी जो है वो डाउटफुल है। यहाँ पे मैंने एम्पिरिकल का मतलब लिख दिया है, ऐसे अपन यहाँ पे मीनिंग लिख देते हैं अलग अलग जगह जिसका भी आता है। तो वो आप लोग भी ये उतार लिया करो जब भी आप पढ़ते रहते हो या क्लास देखते रहते हो। तो जहाँ पे वर्ड मीनिंग मैं लिखा रहता हूँ वैसी वर्ड मीनिंग आप लोग भी अंडरलाइन करके लिख दिया करो। तो क्या फ्यूचर में आप जब पढ़ोगे तो आपको अलग से एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, प्लस आप डायरेक्टली यहीं से मीनिंग देख लोगे तो आपका स्टडी भी बहुत स्मूथली हो जाएगा। तो देखते हैं अपन थर्ड क्रिटिसिज्म क्या था। ये वाली थ्योरी में ना बहुत ज़्यादा अटेंशन दिया गया था सेटिस्फेक्शन और डिससेटिस्फेक्शन को रेदर देन परफॉर्मेंस लेवल को। परफॉर्मेंस लेवल की तो बात की ही नहीं गई, कोई डायरेक्ट लिंक नहीं बिठाया गया सेटिस्फेक्शन, मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के बीच में। जो 2 फैक्टर थ्योरी हर्ट्जबर्ग ने दी थी ये बहुत ही ओवर सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन है, अपन कह सकते हैं मोटिवेशन के प्रोसेस का। बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाइड करके दे दिया है। इतना भी सिंपल चीज़ें नहीं रहती है, आप जानते हो ह्यूमन बिहेवियर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो मोटिवेशन के जो प्रोसेस है वो थोड़े कॉम्प्लेक्स ही रहते हैं। अपन ने इसके फीचर्स में भी पढ़ा था मोटिवेशन के, लेकिन इसने जो है बहुत साधारण सी थ्योरी बना दी थी। नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये है कि मेंटेनेंस फैक्टर्स और मोटिवेटिंग फैक्टर्स के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं बनाया गया कि कौन से फैक्टर्स को अपन मेंटेनेंस कह सकते हैं और कौन से को मोटिवेटिंग कह सकते हैं। ऊपर जो अपन ने पढ़े वो कुछ एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी एक पर्सन के लिए सेम चीज़ मोटिवेटिंग फैक्टर भी हो सकती है और सेम चीज़ मेंटेनेंस फैक्टर भी हो सकती है। तो अगेन ये सब्जेक्टिव इन नेचर है। एक प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि ये सारी चीज़ें जो है मेंटेनेंस फैक्टर में ही आएंगी और ये सारी चीज़ें जो है वो मोटिवेटिंग फैक्टर्स में ही आएंगी, और उनका प्रॉपर लॉजिक जो है वो नहीं बिठाया गया है। तो ये क्रिटिसिज्म भी मिली थी। तो इसी के साथ ही कंप्लीट थ्योरी जो हर्ट्जबर्ग ने दी थी वो होती है खत्म। एमसीक्यू पर्पस के लिए अच्छी इंपॉर्टेंट है। कुछ सारे पॉइंट्स जो मैंने अंडरलाइन कराए हैं वो आप लोग भी कर लेना, जिसके मीनिंग मैंने लिखा है वो आप भी लिख देना। जहाँ जहाँ मैं एमसीक्यू लिखता हूँ वो भी आप लिख दिया करो। यहाँ पे भी आप जो 200 अकाउंटेंट है उसको आप एमसीक्यू के पर्पस के लिए लिख लेना, वो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछता है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरी जो है मैकग्रेगर्स मॉडल। मैकग्रेगर्स का नाम है प्रोफेसर डॉगलस मैकग्रेगर्स। इसने जो है थ्योरी ऑफ मोटिवेशन तैयार की थी कुछ
एजम्पशन को लेते हुए, हाइपोथेसिस का मतलब यहाँ पे कुछ एजम्पशन को लेते हुए इसने कुछ एजम्पशन बनाए थे कि ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, और उसके बेसिस में अपनी थ्योरी जो है इसने चेप दी थी। अपन ऐसा कह सकते हैं कि इसने मन में एजम्पशन बनाया कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है, वैसा होता है, वैसा होता है, और उसके बेसिस पे इसने अपनी थ्योरी जो है बना दी थी। अब ये क्या एज्यूम करके बनाया था वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसने जो है दो टाइप के एजम्पशन लिए गए थे, दो सेट्स ऑफ एजम्पशन मैं कह सकता हूँ, दो ग्रुप ऑफ एजम्पशन लिए गए थे, और उसके बेसिस में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई बनाई गई थी। तो थ्योरी एक्स बनाते वक्त इसने क्या क्या एजम्पशन लिए थे लोगों के बारे में, वो पहले डिस्कस करेंगे। फिर थ्योरी वाई बनाते वक्त इसने क्या क्या लोगों के बारे में एजम्पशन लिया था वो डिस्कस करेंगे। फिर दोनों ही थ्योरी के डिटेलिंग में अपन जाएंगे। तो सबसे पहले जाते हैं थ्योरी एक्स में। थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन में जो एजम्पशन लिया गया था उसके हिसाब से इंसान जो रहता है वो लेजी रहता है, उसको काम करना पसंद नहीं है, उसके अंदर एम्बिशन नहीं है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद ही नहीं है, उसको बस दिन भर बैठे रहना पसंद रहता है, उसको जो है अपने गोल से मतलब है, उसको ऑर्गेनाइजेशन के गोल से बिल्कुल भी मतलब नहीं है, वो जो है हमेशा रेजिस्ट करता है, उसको चेंज चाहिए ही नहीं, उसको सबसे पहले सिक्योरिटी चाहिए जॉब की और कुछ नहीं चाहिए, वो भोला है, उसको कोई भी बेवकूफ़ बना देता है, वो जो है बिल्कुल भी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर पाता है, वो जो है एक नंबर का अपन कह सकते हैं गधा है, अपने लिए बस जीने वाला व्यक्ति है। ऐसे थ्योरी एक्स ऑफ मोटिवेशन की एजम्पशन थी। समझ गए आप मैं क्या बोला? थ्योरी एक्स के हिसाब से लोग क्या रहते हैं, इंडोलेंट रहने यानी लेजी रहते हैं, इनको वर्क पसंद नहीं रहता है, इनके अंदर एम्बिशन नहीं है, इन लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं करते, दिन भर पड़े रहना पसंद करते हैं, ये लोग सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं यानी अपने बारे में ही सोचते हैं, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के बारे में इतना खास नहीं सोचते हैं, इन लोग जो है हर न्यू चीज़ को रेजिस्ट करते हैं कि नहीं भैया हम नहीं करेंगे, इनको जॉब सिक्योरिटी हमेशा चाहिए रहती है, इन लोग भोले रहते हैं, इनको कोई भी बेवकूफ़ आसानी से बना सकता है। अब इस एजम्पशन के बेसिस में कैसा मैनेजमेंट होना चाहिए ये फिर मैकग्रेगर ने बताया है। क्या बताया है? सबसे पहले मैनेजमेंट ही रिस्पॉन्सिबल रहेगा सारी प्रोडक्टिव एंटरप्राइज को ऑर्गेनाइज करने के लिए, यानी मनी, मटेरियल, इक्विपमेंट, पीपल, इन सब को एक मैनेजर ही जो है मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। तभी मैनेजमेंट के दिमाग से ही अपन क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट कमा सकते हैं। सेकंड चीज़ इसने बोला कि लोगों के रिस्पेक्ट में मैनेजर को हमेशा डायरेक्शन प्रोवाइड करना चाहिए, उनके एफर्ट्स को एक प्रॉपर डायरेक्शन देना चाहिए, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करना चाहिए, उनको हमेशा उनके एक्शन को कंट्रोल करना चाहिए, उनके बिहेवियर को मॉडिफाई करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन के हित में काम करे। बेसिकली मैंने बताया ना कि इंसान कैसा है, मैं तो ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुका हूँ, तो मैनेजर को ही बीच बीच में डंडा लगाना पड़ेगा और डंडा लगा के अपने एफर्ट्स जो है वो सबऑर्डिनेट से निकलवाने पड़ेंगे। यही कहना चाहता है ये थ्योरी। तीसरी बात ये कही है कि अगर मैनेजमेंट अपना इंटरवेंशन नहीं करे, अपना दिमाग नहीं दौड़ाए, तो लोग जो है वो ढंग से काम करेंगे ही नहीं और हमेशा रेजिस्ट करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को फुलफिल भी नहीं करेंगे। इसलिए मैनेजमेंट को अपना उंगली करते रहना चाहिए, अपने डायरेक्शन प्रोवाइड करते रहना चाहिए, इंसान को परसुएट और मोटिवेट करते रहना चाहिए, अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड देते रहना चाहिए और उनके सारे एक्शन को कंट्रोल करते रहना चाहिए, सुपरवाइज करते रहना चाहिए, सुपरविजन प्रॉपर रखना चाहिए। अगर उन लोग भटक जाए तो उनको सही डायरेक्शन दिखाना चाहिए और अगर उन लोग फिर भी अच्छे से काम नहीं करे तो उनको पनिशमेंट देना चाहिए या अपन पेनल्टीज लगानी चाहिए, सैलरी डिडक्ट करनी चाहिए, एक्स वाई जेड, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब आपने ऊपर डिस्कस कर लिया कि मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए थ्योरी एक्स के हिसाब से। तो अबाव एजम्पशन जो भी लिए गए थे ये नेगेटिव इन नेचर है। क्यों नेगेटिव इन नेचर है? क्योंकि थ्योरी एक्स जो है वो ट्रेडिशनल अप्रोच पे डिपेंड करती है। ट्रेडिशनल अप्रोच यही होती है कि इंसान जो रहता है वो लेजी है, उसको काम करना पसंद नहीं है, एक्स वाई जेड जो भी आपने ऊपर देखा। इसलिए थ्योरी एक्स के हिसाब से लीडरशिप हमेशा कैसी होनी चाहिए, ऑटोक्रेटिक होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा पावर मैनेजर के हाथ में। आपने सबऑर्डिनेट को अपन काम दे ही नहीं सकते, इतना आपने बुराई कर ली, सबऑर्डिनेट इतना गधा ही है तो उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी दोगे? तो हमेशा ऑटोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करना पड़ता है यहाँ पे लीडरशिप का। यहाँ वर्कर्स जो रहता है उनकी खुद की कुछ नहीं चलती है और उन लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। यहाँ पे कौन सी थ्योरी अप्लाई होती है? यहाँ पे कैरेट एंड स्टिक अप्रोच अप्लाई होती है, यानी कि अच्छा काम करेंगे तो आप इनको रिवॉर्ड दो, बुरा काम करते हैं तो इनको आप डंडा भी मारो। ये थी थ्योरी एक्स कंप्लीट। फिर उसके बाद मैकग्रेगर को लगा कि यार मैंने जो एग्जम्पशन लिए हैं ह्यूमन बीइंग के बारे में ये थोड़े से रॉन्ग है, फॉल्टी कंसेप्शन एजम्पशन ले लिए मैंने ह्यूमन नेचर के बारे में। थ्योरी एक्स जो है कम्प्लीटली इस बात पे बेसिस पे डिपेंड करती है कि इंसान लेज़ी है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है, वो खुद से काम नहीं करना चाहता है, जबकि ह्यूमन बीइंग के कुछ नेचर ऐसा भी है कि वो खुद हासिल कुछ करना चाहता है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है अपने स्टेटस, अपने काम से, वो उसकी सोशल नीड भी रहती है कुछ।
इन सारी चीज़ों को उसने थ्योरी एक्स बनाते वक्त ध्यान में नहीं रखा, पर कोई बात नहीं, उसने ये बात को खुद ही माना कि यार थ्योरी एक्स बनाते वक्त मैंने जो है इन सारी बातों को ध्यान में नहीं रखा था, तो चलो फिर से एक नई थ्योरी बनाते हैं जिसको बोलते हैं थ्योरी वाई, और मैं इन बातों का भी ध्यान दूंगा। मैं इन बातों का भी ध्यान देने वाला हूँ कि इंसान जो है वो खुद भी अचीव करना चाहता है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करना चाहता है, उसकी कुछ सोशल नीड्स भी है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसने जो है कुछ इस प्रकार से चेंजेस किए हैं। सीधा चेंजेस पढ़ते हैं, आपको सारे पॉइंट समझ में आ जाएंगे। थ्योरी एक्स के हिसाब से इनको काम पसंद नहीं है सबऑर्डिनेट को। थ्योरी वाई के हिसाब से वर्क जो है सबके लिए नेचुरल है, हर कोई वर्क करना चाहता है। थ्योरी एक्स के हिसाब से हर कोई अनएम्बिशन है, यानी एम्बिशन है ही नहीं उनका, और दूसरे जो डायरेक्शन देंगे उसी के हिसाब से चलने वाले हैं। जबकि थ्योरी वाई के हिसाब से सबऑर्डिनेट का खुद का एम्बिशन होता है और वो अपने एक्शन, अपने बिहेवियर को खुद ही कंट्रोल भी कर सकते हैं और अपने एक्शन को खुद ही प्रॉपर डायरेक्शन भी दे सकते हैं। थ्योरी एक्स के हिसाब से उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पसंद नहीं है। थ्योरी वाई के हिसाब से इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ एक्सेप्ट करता है बल्कि उसको नहीं मिलती रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कई बार दुखी भी हो जाता है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना चाहता है, उसे पसंद है कि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले प्रॉपर कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, याद है अपन ने पढ़ा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिकग्निशन, रिस्पेक्ट, ये भी नीड के अंदर आते हैं। थ्योरी एक्स के हिसाब से इंसान में क्रिएटिविटी है ही नहीं और उसको कोई भी चेंज पसंद नहीं है, जबकि ऐसा देखा गया है कि हर इंसान के अंदर क्रिएटिविटी जो है इनबिल्ट रहती ही रहती, किसी के अंदर ज़्यादा तो किसी के अंदर कम। तो थ्योरी वाई में इस चीज़ को भी चेंज किया गया। थ्योरी एक्स पूरा फोकस की थी ओनली लोअर लेवल नीड को, यानी कि फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड को। पर पढ़े थे ना अपन, इंसान को सिर्फ पैसा चाहिए और उसको सेफ्टी चाहिए। जबकि थ्योरी वाई के अनुसार इंसान को सोशल नीड भी सेटिस्फाई करनी है, एस्टीम नीड भी सेटिस्फाई करनी है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड भी सेटिस्फाई करनी है। यानी कि जो अपन ने 3 नीड पढ़ी थी, टॉप 3 नीड जो हायरार्कियल नीड में आया था मैस्लो की थ्योरी में, ये वाली और ये वाली, तो थ्योरी वाई के अनुसार इंसान ये 3 नीड को भी सेटिस्फाई करना चाहता है। तो थ्योरी एक्स में ये दोनों नीड थी और थ्योरी वाई में ये दोनों नीड भी है। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इंसान का खुद पे कंट्रोल नहीं है सबऑर्डिनेट पे, तो उनको कंट्रोल करना पड़ता है, उनके ऊपर सुपरविजन रखनी पड़ती है। अगर उन लोग भटक जाए तो उनको डंडा डालना पड़ता है, और अगर उन लोग ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर रहे हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना पड़ता है उनकी एक्टिविटीज़ को। इसलिए लिखा हुआ है कैरेट एंड स्टिक अप्रोच। कैरेट का मतलब जब अच्छा काम करे तो इनाम दो, बुरा काम करे तो डंडा मारो। डंडा मारो का मतलब यहाँ पे पेनल्टी देने से। लेकिन थ्योरी वाई में इंसान ने जाना, मैकग्रेगर ने जाना कि नहीं यार, इंसान को सेल्फ डायरेक्शन और सेल्फ कंट्रोल भी रहता है, यानी कि इंसान अपने ऊपर कंट्रोल रख के खुद अपने एक्शन को प्रॉपर डायरेक्शन दे सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकता है। थ्योरी एक्स के हिसाब से क्योंकि सबऑर्डिनेट इतने गधे थे तो हमेशा पावर्स किसके हाथ में रहनी चाहिए, लीडर के हाथ में रहनी चाहिए। अपन सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी ही रख पाएंगे, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप वहाँ पे फॉलो करते थे। जबकि थ्योरी वाई के अनुसार क्योंकि इंसान इतना जिम्मेदार है तो पावर्स को डिसेंट्रलाइज किया जाए, लीडरशिप कैसी स्टाइल रखी जाए, लीडरशिप में डेमोक्रेटिक लीडरशिप रखी जाए, यानी कि लोगों को पार्टिसिपेट कराओ, सबऑर्डिनेट से भी फीडबैक पूछो, सजेशन पूछो, ताकि प्रॉपर डिसीजन मेकिंग लीडर ले पाए, यानी पार्टिसिपेट करवाओ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, क्योंकि सबऑर्डिनेट भी लायक है। देन ये था थ्योरी एक्स के अनुसार कि लोगों में सेल्फ मोटिवेशन की कमी है, जबकि थ्योरी वाई ने माना कि नहीं, इंसान सेल्फ मोटिवेटेड भी रहता है क्योंकि उसे खुद को अपने आप को प्रूफ भी करना रहता है। बहुत सारे लोग जो है वो खुद से ही मोटिवेटेड रहते हैं क्योंकि उनको लाइफ में कुछ प्रूफ करके दिखाना है, उनको लाइफ में आगे बढ़ना है। तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि थ्योरी वाई जो थी वो ज़्यादा मॉडर्न और ज़्यादा डायनेमिक इन नेचर है। ये एजम्पशन जो है वो ज़्यादा नियर है रियलिटी से, यानी रियलिटी से क्लोज करते हैं। जबकि थ्योरी एक्स तो आप जानते हो सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करती थी, जबकि थ्योरी वाई जो है वो रिलाई करती है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रेगुलेशन में। ये लाइन बहुत ज़बरदस्त लिखी हुई है जिसको आप लोगों को भी अंडरलाइन कर देना चाहिए। थ्योरी एक्स में ये माना जाता था कि सबऑर्डिनेट बच्चे हैं, इनको डायरेक्शन देना पड़ेगा, जबकि थ्योरी वाई में इन एम्प्लॉयज़ को आप मैच्योर एडल्ट समझते हैं और उसके अनुसार इनको काम दिया जाता है। नाउ ये सारी अपन ने पढ़ा थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई, और मैकग्रेगर्स की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई दोनों ही क्रिटिसाइज हुई थी इन सेवरल रीजंस के कारण। एक एक करके समझते हैं क्या रीजंस थे। सबसे पहले जो कॉमन रीजन क्या है, ओवर जनरलाइज या ओवर सिंप्लीफाई कर दिया लोगों को। आपने सिर्फ 2 फिलोसॉफी बनाई है, इंसान या तो लेजी होता है या तो फिर अच्छा होता है, उसके बेसिस में थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई कर दिया है, जबकि सिर्फ यही 2 स्टाइल नहीं होती है और भी अलग अलग ह्यूमन नेचर देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड ये लिखा हुआ है
कि मैकग्रेगर ने सिर्फ 2 ही फिलॉसफी बताई लीडरशिप की, या तो डेमोक्रेटिक होगा या तो ऑटोक्रेटिक होगा, जो कि रियलिटी से दूर है क्योंकि हमने बहुत अलग अलग लीडरशिप स्टाइल भी देखी है। थर्ड, मैकग्रेगर ने सजेस्ट किया है साइलेंटली कि जॉब जो है वो ही की टू मोटिवेशन रहता है, जबकि हर इंसान जो है अपने ही जॉब में मोटिवेशन को तलाशता नहीं है। कई लोग तो जॉब करते हैं क्योंकि पैसा कमाना है, और हर जॉब आप ये समझ लो मोटिवेशन प्रदान नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे जॉब बोरिंग होते हैं। ये फैक्ट है, मानना पड़ेगा आपको कि ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो रेगुलर लाइफ में आप करते हैं वो बहुत बोरिंग होते हैं, बट ये पार्ट ऑफ जॉब रहता है तो करना पड़ता है। अब हर जॉब तो चैलेंजिंग और रिवॉर्डिंग नहीं हो सकता ना। हर काम के लिए तो नहीं बोलोगे इसके लिए कितना पैसा मिलेगा, उसके लिए कितना पैसा मिलेगा, ऐसा अपन नहीं कर सकते हैं। अब आधी घंटा बॉस ने एक्स्ट्रा रोक दे तो बोलोगे अच्छा आधी घंटा रोक रहे हो तो कुछ रिवॉर्ड मिलेगा क्या, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है। देन नेट क्रिटिसिज्म बहुत अच्छा है कि मान लेते हैं इंसान काफ़ी अच्छे भी है, सबऑर्डिनेट एकदम सुधरे हुए, स्किलफुल है, टैलेंटेड है, उसके बाद भी यानी थ्योरी वाई के एजम्पशन में फिट बैठते हैं, उसके बाद भी कुछ समय तक उनके कामों को कंट्रोल किया जाता है। क्यों कंट्रोल किया जाता है? शुरू में हर कोई जो आता है वो थोड़ा हिचकता है, या हो सकता है वो शुरू में थोड़ी गलतियां कर सकता है, तो इंसान के एम्प्लॉयज़ के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए पहले थ्योरी एक्स अप्लाई किया जाता है कुछ समय तक, जब तक ये रियलाइज़ नहीं हो जाए कि वो ट्रूली वाई वाली कैटेगरी में आता है, थ्योरी वाई वाले एजम्पशन के अंदर आता है। अब समझ रहे हो, एक स्किलफुल पर्सन आ गया है, नॉलेजेबल पर्सन आ गया है, फिर भी सुपीरियर क्या करेगा, उस सबऑर्डिनेट के ऊपर ध्यान रखेगा और उसको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल फॉलो करेगा, यानी कि उसको ऑर्डर देता रहेगा, उसको इंस्ट्रक्शन देता रहेगा, उसको थोड़ा सा इमैच्योर ट्रीट करेगा। क्यों ऐसा करते हैं? ताकि उसके काम को और सिखाया जाए, उसको ग्रो किया जाए, उसको डेवलप किया जाए। फिर जब लगेगा कि हाँ ये पर्सन जो है डेवलप हो चुका है, ये सारे कामों को अच्छी तरह समझ चुका है, तो अब क्या करेंगे अपन धीरे से थ्योरी वाई अप्लाई करने लग जाएंगे। यानी पर्सन टू पर्सन भी डिफर करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन भी डिफर करता है, और जब कोई नया पर्सन आता है तो जनरली आपको ऑटोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करनी पड़ती है, और जैसे ही पर्सन पुराना हो जाता है, स्किलफुल हो जाता है, थोड़ा नॉलेजेबल हो जाता है, एक्सपीरियंस हो जाता है, तो उसके बाद उसको ट्रीट किया जाता है थ्योरी वाई के एजम्पशन के बेसिस में, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ लीडरशिप फॉलो की जाती है। अब क्वेश्चन ये उठता है, क्रिटिसिज्म खत्म हो गया, क्वेश्चन ये उठता है कि थ्योरी एक्स बेटर है, थ्योरी वाई बेटर है। तो ऐसा कोई एविडेंस तो है नहीं कि कौन सी चीज़ बेटर है। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि थ्योरी वाई जो है वो थोड़ी ज़्यादा डिज़ायरेबल है, थोड़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव है, और अभी मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से ये ज़्यादा सूटेबल है। बट मैं अगेन से कहता हूँ कि सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। कभी आपको थ्योरी एक्स के हिसाब से काम करना पड़ता है, कभी थ्योरी वाई के हिसाब से काम करना पड़ता है, तो दोनों ही यूज़फुल रहती है। और अगर ऐसा कहा जाए कि लोअर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जो एकदम नए हैं, फ्रेश है, उनके लिए थ्योरी एक्स जो है वो एप्लीकेबल की जाती है, या फिर लेबर्स वगैरह के लिए थ्योरी एक्स एप्लीकेबल की जाती है, और टैलेंटेड एम्प्लॉयज़ के लिए जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट या टॉप लेवल मैनेजमेंट के टाइप के एम्प्लॉयज़ है, उनके लिए जो है आपको थ्योरी वाई अप्लाई किया जाता है। तो पर्सन टू पर्सन, सबऑर्डिनेट टू सबऑर्डिनेट भी डिपेंड करता है कि आप कौन सी थ्योरी अप्लाई करोगे। बट अगर थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई में ज़्यादा लॉजिकल या ज़्यादा डिज़ायरेबल या ज़्यादा प्रोडक्टिव अगर देखें तो वो थ्योरी वाई है। तो मैकग्रेगर की थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई यहाँ होती समाप्त। नाउ नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, मैस्लो और हर्ट्ज़बर्ग थ्योरी में कुछ सिमिलरिटी देखने को मिली थी। दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर है, दोनों में काफ़ी अच्छी सिमिलरिटी को देखने को मिला है। सर्वाइवर नीड्स जैसे कि फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड सोशल नीड्स को डिससेटिस्फायर से जो है वो कंपेयर किया गया है, जबकि ग्रोथ नीड्स डेट इज़ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स को सेटिस्फायर से कंपेयर किया गया है। दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है मैच करते हैं, और ऐसा भी कह सकते हैं कि मैस्लो और हर्ट्ज़बर्ग मॉडल दोनों ही ओवर सिंप्लीफाई करता है मोटिवेशनल प्रोसेस को। दोनों ही जो थ्योरी प्रोवाइड की है, या मैस्लो की हो या हर्ट्ज़बर्ग की हो, दोनों ने थ्योरी में काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी देखने को मिला है। इसीलिए ये डायग्राम भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। ये आप देखेंगे कि पहले जो है फिजियोलॉजिकल नीड, सिक्योरिटी और सेफ्टी नीड, और एफिलिएशन और एक्सेप्टेंस नीड, इसको सिमिलर माना गया है मेंटेनेंस फैक्टर्स के, जैसे कि स्टेटस हो गया, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप हो गया, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पॉलिसीज़ हो गई, वर्किंग कंडीशंस हो गया, सिक्योरिटी हो गया, सैलरी हो गया। ये जो तीनों नीड है ये मेंटेनेंस फैक्टर से काफ़ी हद तक मैच खाता है। और जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड एस्टीम नीड रहती है जो अपन ने पढ़ी थी, वो मोटिवेशन फैक्टर से काफ़ी ज़्यादा मैच खाता है, जैसे कि चैलेंजिंग वर्क हो गया, ग्रोथ हो गया, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, जॉब एनरिचमेंट हो गई, जॉब एडवांसमेंट हो गया, रिकग्निशन हो गया। ये सारी चीज़ें जो है ये मोटिवेशन फैक्टर है, एंड येट अगेन अपन ऐसा कहते हैं कि ये एस्टीम या फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड के अंदर
आती है। तो आपने देखा किस प्रकार से ये दोनों मॉडल जो है काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है और ये डायग्राम उसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। इस मॉडल को आप ऐसे बीच से काट भी सकते हो। जो नीचे वाला पार्ट में ये तीनों नीड जो है, एक्सेप्टेंस, सिक्योरिटी और फिजियोलॉजिकल नीड, ये मेंटेनेंस फैक्टर से मैच खाती है, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एस्टीम नीड जो है वो मोटिवेशन फैक्टर से मैच खाती है। यहाँ लिखा हुआ मैस्लोस नीड हायरार्की, यहाँ लिखा हुआ हर्ट्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी। तो इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है समाप्त। अपन ने सारे कॉन्सेप्ट इन डिटेल एनालिसिस के साथ देख डाले हैं और एमसीक्यू के क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, किस किस पॉइंट से उठाया जा सकता है, उसको भी अपन ने बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया है। वीडियो के दौरान छोटी मोटी अगर कुछ मिस्टेक हुई हो या फिर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हुआ होगा तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। वीडियो खत्म होने के बाद जैसे ही आपका ये चैप्टर खत्म हो जाता है, आपको एमसीक्यू और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना चाहिए, तुरंत हाथों हाथ देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी से खत्म हो जाएंगे और काफ़ी इजीली आपको हर चीज़ रिकॉर्ड भी हो जाएगी। और एक और चीज़, जैसे ही आप एमसीक्यू देखते हैं तो एमसीक्यू जिस भी लाइन से उठाया जाता है मॉड्यूल के, उस लाइन को आप अंडरलाइन करके रखें और उसमें शॉर्ट में एमसीक्यू लिख के रखें, ताकि आपको कभी भी वो लाइन पढ़े तो आपको याद रहे कि अच्छा ये एमसीक्यू में पूछा था या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा था। इससे जो है आपको बाद में रिवाइज करते वक्त काफ़ी ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो नीचे के क्वेश्चन आंसर करो, एमसीक्यू करो, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करो, बहुत आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि सारे कॉन्सेप्ट अपन पढ़ चुके हैं, ऑल कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे ही पढ़ोगे तो जिस भी लाइन में अटकोगे या आपको लगेगा कि ये वाला एमसीक्यू कहाँ से लिया गया है, वो कॉन्सेप्ट अगर देखोगे तो उस कॉन्सेप्ट को तुरंत अंडरलाइन कर लेना, वहाँ पे एमसीक्यू तुरंत से लिख देना। वो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये छोटी सी ट्रिक आपको अपनानी ही अपनानी है। एग्ज़ाम में आपकी मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आने हैं, सारे कॉन्सेप्ट मॉड्यूल से ही पूछना है और कहीं बाहर से नहीं पूछता है। एंड इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट पेपर नंबर 1 जो है उसमें 90+ आप स्कोर बड़े आराम से कर सकते हो। यदि आप हर चीज़ पढ़ के जा रहे हो आप स्कोर कर सकते हो। लास्ट अटेम्प्ट में भी काफ़ी सारे बच्चों के 90+ आए थे। सो ये बात को ध्यान रखना, ये जो सब्जेक्ट है ये आपके स्कोर काफ़ी अच्छा बना सकता है, एवरेज आपकी सुधार सकता है। अगर कोई दूसरे सब्जेक्ट में ऊपर या नीचे हो 10-15 मार्क, आप यहाँ से कवर कर सकते हो। सो चलो अब वीडियो करते समाप्त। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।